नमस्कार दोस्तों, उत्कर्ष क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत। आप सभी हिंदी प्रेमियों के समक्ष, विद्यार्थियों के समक्ष, प्रबुद्ध जन के समक्ष आज समास प्रकरण लेकर के उपस्थित हुआ हूं। मित्रों, हमने पूर्व की कक्षाओं में ये पढ़ा था कि हिंदी व्याकरण के दो पक्ष होते हैं, एक शब्द व्युत्पत्ति पक्ष और एक शब्द विश्लेषणात्मक पक्ष। व्युत्पत्ति के अंदर हमने चार चीजों की बात करी थी: उपसर्ग, प्रत्यय, समास और संधि। आज का जो हमारा बिंदु है वह है समास। मित्रों, जब समास शब्द आप सुनते हैं तब आपके मन में क्या अर्थ आता है, आप क्या सोचते हैं? हम पहले आरंभ का जो सत्र होगा उसमें कब 20 मिनट के आसपास मैं आप लोगों से ये चर्चा करूंगा कि आखिर समास की भाषा में उपादेयता क्या है। मैं हिंदी व्याकरण को जब देखता हूं, जब पढ़ता हूं, पढ़ाता हूं या समझता हूं, तब मुझे ये लगता है कि हिंदी व्याकरण केवल परीक्षा के लिए ही उपयोगी नहीं, अपितु हमारे दैनंदिन जीवन में व्याकरण के किस बिंदु का क्या योगदान है, व्याकरण की कौन सी प्रक्रिया नहीं होती तो हमारी भाषा कैसे होती, मैं ऐसे चिंतन करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग भी मेरे साथ इस प्रकार से चिंतन करेंगे। जैसे मैंने जब संज्ञा पढ़ाया, जब सर्वनाम की बात करी, जब विशेषण की बात करी, तब मैंने आपसे बताया था कि हमारी भाषा में यदि ये बिंदु नहीं होते तो हमारी भाषा कैसे होती। आज मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं कि समास की परिभाषा क्या है, समास के कितने भेद हैं और समास की उपादेयता क्या है, हमारे दैनिक जीवन में समास की उपयोगिता क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो आइएगा, देखिए, जो समास शब्द जो है ये दो शब्द खंडों से मिलकर बना है। पहला है सम और दूसरा जो शब्द खंड है वह है आस। सम का अर्थ होता है सम्यक रूप से और आस मनी बिठाना। यदि मैं इस शब्द को केवल अर्थ की दृष्टि से देखूं, यदि मैं इस शब्द का व्युत्पत्तिजन्य अर्थ देखूं, औत्पत्तिक अर्थ देखूं, तो समास का अर्थ है सम्यक रूप से बिठाना, सम्यक रूप से बिठाना, भली भांति बिठाना। अब यहां पर यह प्रश्न उठता है कि किसको सम्यक रूप से बिठाना, किसको भली भांति बिठाना। तो यहां पर इसका उत्तर यह है कि एक पद को दूसरे पद के पास सम्यक रूप से बिठाना या जोड़ना, एक पद को दूसरे पद के साथ सम्यक रूप से जोड़ना, मिलाना, उसकी संहति करना, उसका मिश्रण करना, उसको जोड़ देना। आप लोग समझ पा रहे होंगे, जब कभी भी हम किसी भी बिंदु की बात करें, मैं समास शब्द की बात कर रहा हूं, समास की बात नहीं कर रहा हूं, अभी समास की बात थोड़ी देर बाद में करेंगे। तो समास शब्द जो है वह कैसे बना कि सम उपसर्ग हैं और आस मूल शब्द हैं, इसका अर्थ है सम्यक रूप से बिठाना। अब मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं, आप लोग सोचिएगा, जब इस शब्द का अर्थ सम्यक रूप से बिठाना है तो इसका संगतिकरण समास की दृष्टि से कैसे हो सकता है? इस परिभाषा का या शब्द का जो अर्थ है उसका तात्पर्य क्या है? तो यहां पर मैंने लिख दिया कि एक पद को दूसरे पद के पास सम्यक रूप से बिठाना, सम्यक रूप से जोड़ना। अब यहां पर जो ये शब्द है महत्वपूर्ण वह है सम्यक। सम्यक का तात्पर्य क्या है? मित्रों, हम जानते हैं कि हम हमारे जीवन में भी किसके पास बैठते हैं? जो हमें अच्छा लगता है, जो हमारे समकक्ष है, जो हमारे अनुकूल है, जो हमारे लिए समर्थ है। तो इसका मतलब यह हुआ कि एक समर्थ पद को दूसरे समर्थ पद के साथ जोड़ना, बिठाना या फिर मिलाना। अब यहां पर फिर से एक बात आ गई कि समर्थ पद का मतलब क्या है और सम्यक का अर्थ
इसके साथ ही जैसा कि मैंने बताया कि एक समर्थ पद को दूसरे समर्थ पद के साथ जोड़ना। यहां पर हमें यह ध्यान रखना है कि समास करते वक्त सामान्यतया इस चीज के कुछ अपवाद भी हैं, लेकिन सामान्यतया हमारी हिंदी भाषा में जो 5 प्रकार के शब्द हैं, 5 प्रकार के शब्दों का जो संग्रह है, समुच्चय है, उसको हम हिंदी भाषा नाम देते हैं। हम सभी जानते हैं तत्सम है, तद्भव है, देशज है, विदेशज है और संकर। तो सामान्यतया हमें यह ध्यान रखना है, हालांकि हिंदी में संकर मानी 2 भिन्न भिन्न भाषाओं के शब्दों का भी शब्दों के मेल से भी सामासिक पद बनाए जाते हैं, समस्त पद बनाए जाते हैं, लेकिन सामान्यतया यह होता है कि एक ही जाति के एक ही संवर्ग के शब्दों को एक साथ बिठाना। तो समर्थ पद से मतलब यह है। दूसरा सम्यक का अर्थ क्या है? तो हमें यह ध्यान रखना है कि समास जो है, इस समास का यदि मैं शाब्दिक अर्थ लूं या इसका पर्यायवाची शब्द रखूं तो यह शब्द होता है संक्षेप। संक्षेप भी होता है या फिर संक्षिप्त या संक्षिप्तीकरण। तो समास का जो पर्यायवाची शब्द हैं, जो इसके समान अर्थक शब्द हैं, याद रखिएगा संक्षेप या संक्षिप्त होता है। मित्रों फिर से बात करता हूं सम्यक। सम्यक का मतलब क्या हुआ? जब हम किसी वाक्य में आए हुए जो योजक चिन्ह है या मध्यम पद हैं या फिर कारक चिन्ह है या समुच्चय बोधक अव्यय इत्यादि जो पदों के मध्य होते हैं, उनको जब हटा देते हैं, विग्रह में उसको लेके आते हैं, खोलते हैं उसको, और जब उसको हटा देते हैं, हटाने के बाद में जब वो संक्षेप हो जाता है तो संक्षेप को और सम्यक रूप से क्या करते हैं हम, और जोड़ देते हैं। तब हम वहां पर क्या कर लेंगे हम, संधि हमें कर लेना चाहिए। तो सम्यक रूप से मेरे 2 तात्पर्य थे। पहला तात्पर्य आप लोग समझ गए कि एक समर्थ पद को दूसरे समर्थ पद के साथ जोड़ना, मिलाना। समास का शाब्दिक अर्थ संक्षेप या संक्षिप्त होता है। संक्षिप्त करने के बाद में समास में जो 2 पद पीछे बच जाते हैं, उनके मध्य यदि हो सकती है तो संधि भी हमें करनी चाहिए। ऐसा आवश्यक नहीं है कि सभी पदों में जहां जहां पर समास होता है वहां वहां पर संधि भी हो, लेकिन यह ध्यान रखिएगा जो 2 पद पीछे बच जाते हैं उसमें यदि आप संधि कर सकते हो, यदि इसमें संधि का कोई निमित्त उपस्थित है तो हमें संधि कर देनी चाहिए। यह हमें ध्यान रखना है। मैं एक उदाहरण दे देता हूं, फिर हम आगे चलेंगे। देखिए हमारे पास एक शब्द है, षट है आनन जिसके। षट है आनन जिसके। अब यहां पर जिसके पद क्या था? सर्वनाम था। है पद क्या था? समापिका क्रिया थी। इसको हमने छोड़ दिया, यहां से हटाया, इसको डिलीट किया, जिसके को डिलीट किया। मित्रों पहला पद जिसको हमने पूर्व पद कहते हैं, दूसरा पद जिसको हम उत्तर पद कहते हैं, ये 2 पद हमारे साथ हमारे इस वाक्य में बच गए। अब हमें ध्यान रखिएगा यहां पर सम्यक शब्द क्यों जोड़ा, यह बड़ा महत्वपूर्ण है। सम्यक का तात्पर्य यह है कि षट और आनन जो ये 2 शब्द पीछे बच गए हैं, इन बचे हुए पदों में यदि संधि हो सकती है तो संधि कीजिएगा। अब आप इसको यदि षट और आनन लिखोगे तो ये सम्यक नहीं हुआ, इसलिए हमें इसमें क्या कर देना चाहिए? संधि कर देना चाहिए। और शब्द क्या बनेगा? ट का ड बन जाएगा संधि नियमों में, और शब्द क्या बना? षडानन। कुछ लोग इस शब्द को षडानन लिखते हैं। याद रखिएगा षडानन कोई भी शब्द नहीं होगा, ट के स्थान पर ड होता है, न कि ड़। तो याद रखिएगा सम्यक का मतलब यही है कि हम षट और आनन नहीं कर सकते। यदि आप षट आनन ऐसे पद बनाओगे तो ये पद गलत हो जाएगा। यहां पर जो ये सम्यक पद था, इसका तात्पर्य यही होता है कि यदि पहला तो समर्थ पद को समर्थ पद के साथ जोड़िएगा, जैसा मैंने बता चुका हूं मैं आपको। और दूसरा विग्रह वाक्य में जो अनवांटेड पद हमारे सामने थे, अवांछित पद हमारे सामने थे, उन पदों को हटाने के बाद में, उन योजक चिन्हों को हटाने के बाद में जो पीछे 2 पद बच जाते हैं, उन दोनों पदों के मध्य यदि संधि हो सकती है तो हमें संधि करनी चाहिए। यह हमारा तात्पर्य यहां पर था। तो मित्रों एक अर्थ यहां पर समाप्त होता है। दूसरा देखिएगा, समास का एक परिभाषा संस्कृत में देते हुए कहते हैं कि समसनम समासः या फिर अनेक पदानाम एक पदी भवनम
अनेक पदानाम एक पदी भवनम समासः इत्युच्यते। यहां पर देखिएगा, अनेक पदानाम, समास का मतलब क्या है? इस संसार में हर एक व्यक्ति ये चाहता है कि मैं कम से कम करूं और ज्यादा से ज्यादा फायदा मुझे उसका मिले। आप सभी लोग जो इस क्लास को देख रहे हैं, मैं समझता हूं कि यह शायद हर व्यक्ति की ये एक मनोकामना होती है। मनोकामना शब्द अशुद्ध होता है, ध्यान रखिएगा। एक मनोकामना होती है कि मैं जीवन में कम से कम करूं और ज्यादा से ज्यादा मुझे उसको फल मिले, ज्यादा से ज्यादा मुझे उसका लाभ प्राप्त हो। समास एक तरह से इसी संकल्पना को साकार करने के लिए एक समुद्भूत या समुत्पन्न प्रक्रिया है। मित्रों, अनेक पद थे, अनेक पदों को हमने एक पद बना दिया। मेरे साथ बोलिएगा, अनेक पदानाम, जो अनेक पदों का एक पद भवनम, एक पद बना देना। और वह जो एक पद बन रहा है उसका नाम क्या है? समस्त पद है। ध्यान रखिएगा, मेरे साथ साथ आप लोग नोट करते जाइएगा। अनेक पदानाम एक पदी भवनम समासः उच्यते, अर्थात अनेक पदों का एक पद बना देना। जो वाक्य में बहुत सारे पद थे उनका एक पद बना देना, यही समास है। अब यहां पर हम इसको बात ये कर रहे हैं कि एक पदी भवनम, इसका हिंदी में अर्थ होता है एक पद बन जाना, एक पद हो जाना। और जो एक पद हो जाता है उसको जब समास की दृष्टि से हम बात करते हैं तब उसका नाम क्या होता है? समस्त पद या सामासिक पद। समस्त पद या सामासिक पद, यह ध्यान रखिएगा। अब यहां पर षट है आनन जिसके, मित्रों इसमें 1 2 3 4, ये 4 पद इसके अंदर थे। अब इन चारों पदों के स्थान पर हमने इसमें क्या कर दिया? षडानन शब्द बनाया। ये अनेक पद थे, अनेक पदों को क्या बोलेंगे? विग्रह वाक्य बोलेंगे, विग्रहीकरण या विग्रह वाक्य बोलेंगे। यह हमें ध्यान रखना है। अनेक पद जो हैं उसको विग्रह वाक्य बोलेंगे और जो एक पद है उसका नाम समस्त पद है। फिर से इसको देखिएगा, यहां आप लोग ध्यान दीजिएगा, षट है आनंद जिसके, यहां पर 4 पद थे। इन चारों पदों से मैंने क्या किया? बोलो, एक पदी भवनम, एक पद बना दिया। यह जो एक पद बनने जो बना उसका नाम क्या हो गया? समस्त पद हो गया। जो अनेक पद थे, ये अनेक पद जो थे उसको हम इसी प्रकार सर्वत्र हमें समास की दृष्टि से समझना चाहिए। इसको हमने क्या कहा? विग्रह वाक्य कहा। समस्त पद का एक और नाम क्या है? सामासिक पद। अब मैं इस समास की कक्षा में जहां जहां पर विग्रह वाक्य बोलूंगा, याद रखें, विग्रह वाक्य बोलूंगा तो आपको यह समझना है कि विग्रह वाक्य का तात्पर्य अनेक पद हैं, अनेक पदानाम, अनेक पदों का समूह है। और एक पदी भवनम, जब मैं समस्त पद बोलूं तो इसका मतलब है जो अनेक पद थे उससे हमने एक पद जो बनाया, इसका नाम समस्त पद। कहीं कहीं पर समस्त पद को हम सामासिक पद भी बोल सकते हैं। और यह ध्यान रखिएगा कि विग्रह वाक्य से समस्त पद बनाना, यह विग्रह वाक्य से सामासिक बनाने की जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया का नाम है सामासीकरण प्रक्रिया। समासीकरण, ये अनेक पदों से जो एक पद बनाने का या विग्रह वाक्य से जो एक पद हम बनाते हैं उस प्रक्रिया को क्या नाम है? तो उस प्रक्रिया का नाम है समासीकरण प्रक्रिया। समासीकरण का मतलब क्या है? जब कोई अनेक पद हमारे सामने है, उस अनेक पदों से जब हम एक पद बना रहे होते हैं, वह जो प्रक्रिया होती है मित्रों, उसका नाम क्या हो गया? समासीकरण प्रक्रिया। तो हमने अभी तक समास के बारे में सीखा, समास के शब्द के विषय में सीखा, समस्त पद क्या होता है उसके बारे में हमने बात करी, विग्रह वाक्य क्या होता है इसके बारे में हमने बात करी। यह हमें ध्यान रखना है। फिर से एक बार मैं रिवाइज कर देता हूं और फिर हम आगे बढ़ते हैं। समास का जो शब्द खंड है वह है सम और आस। सम का अर्थ है सम्यक रूप से, और आस माने बिठाना, एक पद को दूसरे पद के पास सम्यक रूप से बिठाना। तो यहां पर एक पद जो है, एक पद का मतलब क्या है? एक समर्थ पद को, या सम्यक का अर्थ क्या है? एक समर्थ पद को दूसरे समर्थ पद के पास जोड़ना या बिठाना। समास का एक मैंने पर्यायवाची शब्द यहां पर बताया कि संक्षेप या संक्षिप्त होता है। जब अनेक पद हैं उनको हम संक्षेप या संक्षिप्त कर देते हैं, जब उनके मध्य समास कर देते हैं, बाकी जो पीछे 2 पद बच जाते हैं उसके मध्य यदि संधि हो रही है तो हमें संधि कर देनी चाहिए, यह ध्यान रखिएगा। अब एक और महत्वपूर्ण बात कि जो समस्त पद हैं, इस समस्त पद में 2 पद होते हैं,
एक का नाम है प्रथम पद और एक का नाम है द्वितीय पद। मित्रों, प्रथम पद को हम उत्तर पद भी कहते हैं और प्रथम पद को हम पूर्व पद कहते हैं और द्वितीय पद को हम उत्तर पद कहते हैं। तो यहां पर यह ध्यान रखिएगा, प्रथम पद प्लस द्वितीय पद या पूर्व पद प्लस उत्तर पद बराबर क्या होगा, यही समस्त पद है। पहला पद और दूसरा पद क्या नाम समस्त पद है, या पूर्व पद या उत्तर पद का नाम समस्त पद है। ये जो मैंने अभी कहा ये एक सामान्य बात थी, लेकिन इसके बहुत सारे अपवाद हैं। मित्रों, ये ध्यान रखिएगा कि समास की जब परिभाषा की जब हम बात करते हैं, तब यहां समास की परिभाषा में आपने बहुत बार ध्यान दिया होगा, कई बार क्या होता है, परिभाषाएं जो हैं उनको हम रट लेते हैं। और मेरा ऐसा मानना है कि परिभाषाओं की सार्थकता रटने में नहीं, उसको क्रियान्वित करने में है, उनको जीने में है। परिभाषाओं को जो व्यक्ति जीने लग जाता है, उसके सामने सारी कड़ियां स्वतः ही खुलने लग जाती है। तो मित्रों, जो हम ये परिभाषा ही पढ़ते हैं कि समास का जब परिभाषा की बात करते हैं, तब उसमें आता है कि दो या दो से अधिक पदों के समूह को, समाहार को या मिलन का नाम समास है। तो यहां पर हमें ध्यान रखना है कि जब दो पद की बात करेंगे, तब तो पहला पद जैसा कि हमने कहा प्रथम पद और द्वितीय पद जिसको हमने कहा उत्तर पद, लेकिन दो या दो से अधिक पद, यहां पर हमें यह सोचना है कि दो से अधिक पद कहां हो सकते हैं। तो यह ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण चीज है जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। समास में सामान्यतया हम सभी जानते हैं कि समास में दो पद होते हैं। जैसा कि मैंने कहा, एक का नाम क्या है, बोलो, पूर्व पद है, और एक का नाम क्या है, उत्तर पद है। लेकिन जब दो से अधिक पद की बात आती है, इसका मतलब क्या हुआ कि क्या समास में दो से अधिक पद भी हो सकते हैं क्या? तो ये ध्यान रखिएगा, बिल्कुल हो सकते हैं। वह होते कहां हैं और उसका तरीका क्या है, वह विस्तार से हम बाद में बात करेंगे जब प्रसंग आएगा। लेकिन इतना ध्यान जरूर रखिएगा कि जो समास के जब भेद की बात करते हैं, तो समास के सामान्यतया 6 भेद होते हैं, और उन 6 भेदों में एक द्वंद्व समास है। उस द्वंद्व समास में 2 से अधिक पद हो सकते हैं। द्वंद्व समास में 3 पद भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा। तो जो समास की परिभाषा में जो ये चीज दी है, मैं समझता हूं कि आपको ये समझ में आ रहा है कि समास में 2 या 2 से अधिक पद, बाकी जितने भी समास है, चाहे अव्ययी भाव ले लीजिएगा, उसमें 3 पद कभी नहीं हो सकते। तत्पुरुष ले लीजिएगा, उसमें 2 ही पद होंगे। आप कर्मधारी ले लीजिए, उसमें 2 पद हैं। आप बहुब्री ले लीजिएगा, उसमें 2 पद हैं। द्विगु ले लीजिएगा, उसमें 2 पद हैं। लेकिन द्वंद्व समास एकमात्र ऐसा समास है जिसमें 2 से अधिक पद हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं देखिएगा, जैसे हमारे पास एक शब्द है तन, मन और धन। सामान्यतया हम ये शब्द हमारे दैनिक जीवन में बोलते हैं, तन, मन, धन। तो यहां पर तन एक पद है, मन एक पद है और धन एक पद है। मैं आपसे बात ये कर रहा हूं कि जो समास के अंदर यह जो लिखा होता है कि 2 या 2 से अधिक पदों के मेल को समास कहते हैं। तो 2 पद तो सर्वत्र होते हैं। जो 6 समास है, उन 5 समासों में 2 ही पद हुआ करते हैं, जिसको हमने एक को पूर्व पद कहा, एक को उत्तर पद कहा, और उसी को उसको जोड़ देने से समस्त पद बन जाता है। लेकिन 2 से अधिक पद कहां होते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा, जो द्वंद्व समास है उसमें 2 से अधिक पद होते हैं। जैसा कि मैंने बताया, एक शब्द है तन, एक पद है मन और एक है धन। तो ये 3 पद हो गए। इसी तरह से एक शब्द है पत्र, एक शब्द है पुष्प, एक शब्द है फल। इन तीनों पदों को जोड़ दिया, ये 3 पदों का समास हो गया। तो 2 से अधिक वाली जो कहानी है वह आप समझ रहे होंगे। इसी तरह से हमने कहा मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। इसमें देखिएगा कितने पद हो रहे हैं, 1 पद, 2 पद, 3 पद और 4 पद। तो अब आप हमेशा ध्यान रखिएगा,
आपको भ्रम में पड़ने की आवश्यकता नहीं है कि जो समास में जो यह कहा जाता है कि दो या दो से अधिक पद, तो दो या दो से दो पदों को तो हम सभी जानते हैं, लेकिन दो से अधिक ये रटना नहीं है, ये सीखना है, इसको प्रैक्टिकल करना है कि दो से अधिक पद कैसे हैं। जैसा कि तन मन धन में है 3 पद हैं, पत्र पुष्प फल में 3 पद हैं, मन बुद्धि चित्त और अहंकार में 3 पद हैं। इसी प्रकार से एक शब्द है सुत, एक समस्त पद है ये पूरा, सुत वित्त नारी भवन परिवारा, ये देखिएगा। इसी तरह से और भी जो है, हम जब यथा प्रसंग विस्तार से जब द्वंद्व की बात करेंगे तब बात करेंगे, देखिएगा। अब इनका विग्रह कैसे करते हैं, कुछ पुस्तकें ये कहती है, कुछ शिक्षकों को मैंने कहते सुना है कि तन मन धन का जब विग्रह करते हैं तब क्या करते हैं, तन मन और धन, यह विग्रह गलत है, ध्यान रखिएगा, तन और मन और धन। इसी तरह से पत्र और पुष्प और फल, फिर आगे और नहीं जोड़िएगा, मन और बुद्धि और चित्त और अहंकार, सुत और वित्त और नारी और भवन और परिवार। तो यह हमें ध्यान रखना है कि दो या दो से अधिक पद, विग्रह वाली बात तो हम आगे समझेंगे, लेकिन दो से अधिक पद कैसे हो सकते हैं, तो ये इस तरह से होते हैं। अब देखिएगा, मैं आपसे ये बात कर रहा था कि मैं किसी भी बिंदु को जब पढ़ता हूं, पढ़ाता हूं या स्वाध्याय करता हूं, तब मैं हमेशा यह सोचता हूं कि यदि हमारी जिंदगी में ये संधि नहीं होती तो हम क्या बोल रहे होते, हमारी भाषा का स्वरूप कैसा होता, यदि समास नहीं होते तो हमारी भाषा का स्वरूप कैसा होता। तो मित्रों देखिएगा, मेरी बात से आप सहमत होंगे। आप 1 मिनट के लिए, 1 क्षण के लिए जो भी इस कक्षा को देख रहे हैं वो सोचिएगा कि यदि समास नहीं होते, 1 मिनट के लिए सोचिएगा, मैं बताऊंगा कि यदि समास नहीं होते तो हमारी भाषा होती कैसी, हिंदी भाषा का स्वरूप क्या होता, यह आप सोचिएगा। मित्रों, यदि समास नहीं होते तो हम जैसे कहीं किसी मंदिर जो है, गजानन के मंदिर जाके आए हैं, अब हम गजानन के मंदिर जाके आए हैं, ये समास है तो हम बोल रहे हैं। यदि समास की बात कर रहे हैं, यदि गजानन शब्द, जैसे हमने कहा कि मैं गजानन के मंदिर जाके आया हूं, यदि समास नहीं होता या समास जब तक हमारी भाषा में नहीं था तब तक हमारी भाषा कदाचित इस प्रकार से रही होगी कि मैं गज के आनंद के समान है आनंद जिसका, उसके मंदिर जाके आया हूं। आप मेरी बात से सहमत होंगे। एक तो कुछ लोग गजानन शब्द का जो समास विग्रह है वो कर देते हैं गज के समान है आनंद जिसका, ये गलत है। पूरे गज के समान आनंद नहीं है। गजानन मानी गणेश, और गणेश जो है, गणेश जी जो है वो केवल हाथी का मुख है, पूरा हाथी गणेश नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। तो गज के आनंद के समान है आनंद जिसका, उसका नाम गजानन है। समास नहीं होते तो हम ऐसे ही कहते। यदि समास नहीं होते हमारी भाषा में तो हम यूं कह रहे होते कि यह स्त्री जो है इसने एक पति का व्रत लिया है, तो एक पति का व्रत लिया है जिसने, उसको हम क्या बोलते हैं, बोलिएगा पतिव्रता। इसी तरह से जिस शब्द को हम आज महोदय बोलते हैं, महान है उदय जिसका, आइए हम आपका स्वागत करते हैं। कैसी भाषा होती, तभी तो संक्षेप की आवश्यकता पड़ी, तभी तो समास का नाम संक्षेप है। आप लोग मेरी बात समझ रहे होंगे। लंबा है उदर जिसका, लंबा है उदर जिसका, उसको लंबोदर कहते हैं। जब तक समास नहीं थे, लंबा है उदर जिसका, यही नाम प्रचलन में होगा। और निश्चित रूप से विग्रह यदि आज हम कर रहे हैं तो विग्रह का मतलब है कि पहले हमारी भाषा का स्वरूप कहीं ना कहीं उसी रूप से रहा होगा। इसी प्रकार से मित्रों देखिएगा, जैसे हमने कहा, आप कहीं जो है शादी विवाह में जाके आए और आपसे किसी ने पूछा कि भाई क्या क्या खा के आए, तो आप वहां पर देखिएगा यदि समास नहीं होता तो क्या क्या बोलते, बोलो, दही में डूबा हुआ है जो बड़ा, एक तो वह खा के आया हूं। अब जब समास हो गया तो हम उस शब्द को क्या बोलते हैं, बोलिएगा दही बड़ा। अब आप समझ रहे होंगे हिंदी भाषा में समासों का प्रयोग, नोट कीजिएगा, हिंदी भाषा में समासों का उपयोग, प्रयोग या उपादेयता इस भाषा को सरल और कर्णप्रिय और अर्थ की सरलता के लिए किया जाता है। संस्कृत में हम जानते हैं कि बाणभट्ट है, दंडी है, सुबंधु है,
इस प्रकार के जो बड़े जो महाकवि लेखक हुए, उन्होंने उस भाषा को क्लिष्ट और पांडित्य प्रदर्शन के लिए उनका प्रयोग किया था। लेकिन हिंदी में यह बड़ा अटपटा सा वाक्य होगा, दही में डूबा हुआ है जो बड़ा, वह मैं खा के आया हूं। आप लोग समझ पा रहे होंगे कि कैसी हमारी भाषा होती। इसी तरह से और क्या खाया कि रस में डूबा हुआ है जो गुल्ला। अब यहां पर रस में डूबा हुआ है जो गुल्ला, उसके लिए हमने एक शब्द बना लिया। क्या बनाया? रसगुल्ला। कहने की आवश्यकता नहीं होगी कि रसगुल्ला जो है वो समस्त पद है, उसी का नाम सामासिक पद है। और रस में डूबा हुआ है जो गुल्ला, यह जो है ये विग्रह वाक्य है। ये अनेक पद थे, अनेक पदों का एक पद बन जाना। अनेक पदानाम एक पदी भवनम समासः उच्यते। अनेक पदों के स्थान पर एक पद, जिसको हम समस्त पद कहते हैं, अनेक पद को हम विग्रह कहते हैं, ये अनेक पद थे, इसे हमने एक पद बना दिया, यही समास है। ये जो बनाने की जो प्रक्रिया है, इसका नाम समासीकरण प्रक्रिया है। हमें यह ध्यान रखना है। इसी प्रकार से बहुत सारे और शब्द, जैसे वह जो चक्षु से श्रवण करे, जब तक समास नहीं थे हम इसी प्रकार से बोल रहे होते होंगे और होंगे क्या, निश्चित रूप से ऐसी हमारी भाषा का स्वरूप था मित्रों। आरंभ में विग्रह वाक्य के रूप में हम भाषा को बोला करते थे, लेकिन अब जब समास आ गए तब हम क्या बोल रहे हैं? वह जो चक्षु से श्रवण करे की जगह चक्षु श्रवा शब्द बोलते हैं। इसी प्रकार पवन से चलने वाली जो चक्की जो है, उसके लिए शब्द है क्या है? बोलो, पवन चक्की। याद रखिएगा, एक पन चक्की होती है। कहीं विद्यार्थी कई बार कंफ्यूज हो जाता है इसमें कि पन चक्की का मतलब क्या है? पानी के बहाव से चलने वाली चक्की। तो पानी का पन बनकर के पन चक्की मानी पानी वाली, ध्यान रखिएगा, और पवन चक्की मानी पवन वाली। तो अभी तक हमने ये बात करी कि समास का मतलब क्या है और समास की उपादेयता क्या है। समास में जो दो पद वाली बात है, वो 5 जो समास है उसमें 2 पद होते हैं। और समास जो है 2 से अधिक पद कैसे होते हैं, तो ये मैंने आपको उदाहरण दिए कि 2 से अधिक पद द्वंद्व समास में होते हैं। समास नहीं होता तो हमारी भाषा कैसी होती, उसके बारे में हमने बात करी। तो आइए मित्रों, अब मैं अगले 20 मिनट आपको थोड़ा सा संस्कृत की शरण में लेके जाता हूं और मैं वो गाथा, वो कहानी या एक घटना के माध्यम से मैं आप सब लोगों के सामने समास की जो उत्पत्ति है हमारी भाषा में, वह कौन सा दिन था जब समास की उत्पत्ति हुई, इसका तात्विक चिंतन आपको नहीं करना है। हमें समास सीखने के लिए यह एक जो घटना है, जो कि वस्तुतः यथार्थ घटना ही है, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो समास की उत्पत्ति कैसे हुई, इसके बारे में देखिएगा। समास उत्पत्ति, मित्रों देखिए, एक समय की बात है, आप मेरे साथ जो इस कहानी को, जो इस वृतांत को, कथानक को जो सुन लेगा, मैं आपसे ये वादा करता हूं कि समास आप अपनी जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे। तो मैं कहानी के माध्यम से आपको समास समझा रहा हूं। देखिएगा, एक बार की बात है कि राजा भोज का समय, हमारी संस्कृति में हम सभी जानते हैं कि संस्कृत की दृष्टि से राजा भोज का जो समय था वह अत्यंत ही विकसित था, संस्कृत का स्वर्ण युग था। तो राजा भोज के समय में ऐसा माना जाता है कि वहां राजा भोज के राज्य की जो प्रजाएं थी, जो जितनी भी प्रजा थी, वह सारी प्रजा, और यहां तक कि उनके सुख संतति भी, तोते भी संस्कृत में बात किया करते थे। तो एक बार की बात है, राजा भोज जो है एक बार अंतः गृह में अपनी एक सभा में व्यस्त थे और वहां पर एक विप्र आता है। अब देखिए, कुछ संस्कृत की बात करेंगे। सह विप्रः आगत्य, वह ब्राह्मण आकर के, यह द्वारपालः आसीत, जो द्वारपाल था, तम द्वारपालम कथयति, उस द्वारपाल को वह विप्र कहता है, भो भो रक्षकाः, हे रक्षक, अहम इदानीम राजा भोजेन सह मेलितुम इच्छामि, मैं अभी राजा भोज के साथ मिलना चाहता हूं। स आरक्षक, वह आरक्षक मानी पुलिस वाला, जो द्वारपाल जो था, तम अवरोधयति, उसको रोकता है, ना ना एवं भवितुम नैव शक्यते, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। सह बारंबारम विप्रः निवेदनम करोति, प्रार्थनाम करोति, भो द्वारपालः अत्यंत आवश्यकम कार्यम अस्ति, बहुत महत्वपूर्ण काम है, मुझे इसी वक्त राजा भोज के साथ मिलना है। मित्रों, संस्कृत देख करके डरिएगा मत। संस्कृत बहुत सरल भाषा है,
अस्माकं मनसि भयम अस्ति यत् संस्कृतम कठिनम। वस्तुतः संस्कृत बहुत ही सरल भाषा है, ये देवों की भाषा है। खैर वह अलग विषय है, लेकिन आप इस कथा के माध्यम से ये जानेंगे कि समास का स्वरूप क्या है। जब बार बार वह विप्र विनती करता है, तब वह द्वारपाल राजा भोज से अनुमति प्राप्त करके वापस आता है और द्वारपाल को विप्र को कहता है, हाँ विप्र, क्योंकि राजा भोज जो हैं बड़े उदार हृदय के व्यक्ति थे, और उन्होंने कहा कि उस विप्र को ससम्मान मेरे साथ यहां अंदर भेजिएगा, मेरे पास भेजिएगा। वह द्वारपाल आकर के तम विप्रम कथयति, उस विप्र को कहते हैं कि अब आप जाइएगा, तुरंत जाइएगा, झटिति गच्छतु, तुरंत जाइएगा। वह द्वारपाल के कहने से विप्र जो है राजा भोज के साथ सभा कर रहा था। तत्र गत्वा, वह वहां जाकर के पूर्वम तावत प्रणामम करोति, प्रणाम करता है, भो राजन मम नाम एवं अस्ति, मेरा नाम यह है। और उसके बाद में वह जो विप्र जो था उस राजा से अनुनय विनय कर रहा था, लेकिन सह राजा वदति, वह राजा कहता है, यहां से ध्यान रखिएगा, बहुत ध्यान से इसको सुनिएगा, मेरा यह वादा है कि इस कथा के साथ ही आप समास भी सीख जाओगे। तो यहां पर वह जो राजा भोज जो था उसने कहा, भो विप्र समासेन वद, हे विप्र, हे ब्राह्मण। विप्र का मतलब है विशेष प्रकृष्ट ज्ञान से युक्त जो है वह विप्र हैं। ब्राह्मण उसको हम कहते हैं, ब्राह्मण मानी जो ब्रह्म का ज्ञान जिसके पास है, जो ब्रह्म के विषय में जानता है, जो ब्रह्म को जानता है, वह ब्राह्मण है। हमारे चूंकि मैंने आपको पूर्व की कक्षा में ये बताया था कि जितने भी तत्सम शब्द हैं उनका कोई ना कोई अर्थ है, ऐसा नहीं हो सकता कि तत्सम शब्द का कोई अर्थ नहीं हो। तो वो राजा जो है भोज, राजा भोज उस विप्र से, ब्राह्मण से कहता है, भो विप्र समासेन वद, हे ब्राह्मण समासेन वद। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, समासेन का मतलब क्या है? समासेन मानी संक्षिप्त में बोल, या संक्षिप्त में बात कर, या संक्षेप में बोल। वद मानी बोल, समासेन वद, वद मानी बोल, संक्षेप में बोल। मानी कि मम पार्श्वय समय नास्ति, मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं तुम्हारी विस्तार से बात सुनूं, लेकिन हे ब्राह्मण तुझसे निवेदन है कि तू संक्षेप में बोल, समासेन वद। मित्रों, राजा भोज का तात्पर्य क्या था आप लोग समझ रहे होंगे। राजा भोज ने यह नहीं कहा कि तू समास का नाम बता, तू समास के बारे में बता, लेकिन चूंकि उस विप्र से राजा भोज जो है व्यस्त थे और उन्होंने इतना ही कहा कि भो विप्र समासेन वद, हे ब्राह्मण तू समासेन वद मानी संक्षेप में बोल। हम सभी जानते हैं जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, क्योंकि विप्र था, विशेष ज्ञान से युक्त था, और उसने ये सोचा, विप्र ने यह सोचा कि राजा भोज मुझे यह कह रहे हैं कि तुझे समास भी बताने हैं और तेरी जो समस्या है वह भी बतानी है। देखिएगा, क्योंकि वक्ता जब बोलता है श्रोता उसको सुनता है। श्रोता सुन करके, आप जो भी अभी मुझे सुन रहे हैं, मेरे शब्दों को सुन करके एक अपनी अपनी स्थिति से आप उनका अर्थ ग्रहण कर रहे होंगे। आपका अंतःकरण में जब मेरा शब्द प्रकाशित होता है तो अपनी अपनी स्थिति, अवस्था और अपना अपना जो ज्ञान का स्तर है उससे उस शब्द को आप समझ रहे होंगे। ऐसा मैं जानता हूं, ऐसा मैं समझता हूं। तो यहां पर क्योंकि राजा भोज ने तो यह नहीं कहा था कि तू समास बता, लेकिन वह जो विप्र जो था उसने ये सोचा कि राजा भोज का तात्पर्य यह है कि तुझे समास भी बताने हैं और तेरी समस्या भी बतानी है। अब यहां पर देखिएगा, सह विप्र व विप्र इदानीम वदति, एक संस्कृत का श्लोक है। आप संस्कृत देख के डरिएगा मत, मैं एक एक चीज आपको क्लियर करूंगा। क्या है देखिएगा, वह विप्र उसको कहता है कि द्वंद्वो अस्मि द्विगुरपि च मत गेहे नित्यम अव्ययी भावः तत्पुरुष कर्मधारय येन अहम
श्याम बहुव्रीहि। देखिएगा, यह श्लोक के माध्यम से वो विप्र जो था वह अपनी समस्या को उस राजा भोज के समक्ष रखता है और यहीं से समाज का जन्म होता है, यहीं से समाज की शुरुआत मानी जाती है। क्या उसने कहा, देखिएगा, जब राजा भोज ने अपनी समस्या के बारे में बोला कि फटाफट संक्षेप में बता, तो जो ब्राह्मण था, ये जो विप्र था, उसने अपनी समस्या का निरूपण करते हुए इस श्लोक के माध्यम से अपनी समस्या भी रख रहा है। अब आपको यहां पर पहले तो ये ध्यान रखिएगा, आपको नाम दिखने, देखिएगा, द्वंद्व समास है, द्विगु समास है, अव्यय भाव समास है, तत्पुरुष समास है, कर्मधारय समास है और बहुब्रीहि समास है। मित्रों, इन सब को गिन लीजिएगा, 1 2 3 4 5 और 6 संस्कृत में कही हुई बात है, लेकिन यह श्लोक हिंदी की तरफ ज्यादा जाता है, हिंदी के खाते में ज्यादा आता है। इसलिए मैं आपसे ये बात कर रहा हूं। क्यों खाते में ज्यादा आता है? कि संस्कृत में समास का नाम, समास जो है वह 5 है, पंचधा समास, पंचधा 5 प्रकार के समास है, लेकिन हिंदी में जो है समास 6 प्रकार के सामान्यतया। हालांकि पदों की प्रधानता और अप्रधानता के आधार पर आपसे प्रश्न कर ले कि पदों की प्रधानता और अप्रधानता के आधार पर समास के कितने भेद हैं, तो 4 ही भेद हैं। मैं आगे आपको समझाऊंगा कि कैसे, किस प्रकार से 4 भेद हैं। लेकिन यहां पर जब आपको यह पूछा जाए कि समास के, जब सामान्यतः समास के कितने भेद हैं या केवल समास के कितने भेद हैं, तो वहां पर आपको 6 भेद चुनने हैं। मुख्य रूप से पूछ ले, पदों की प्रधानता अप्रधानता के आधार पर पूछ ले, तो भेद 4 ही होते हैं, यह ध्यान रखिएगा। खैर, वह आगे की बात है। अपन आइएगा, इस श्लोक का अर्थ क्या है। वह ब्राह्मण बहुत ही विनीत भाव से उस राजा भोज के सामने ये कहता है, मेरे साथ एक बार आप लोग पढ़ते जाइएगा, द्वंद्वो अस्मि द्विगुरपि च मत गेहे नित्यम अव्ययी भावः तत्पुरुष कर्मधार्यः येन हम श्याम बहुब्रीहि। संस्कृत बहुत सरल है, इसको हम इस तरह से भी थोड़ा लयात्मक भी पढ़ सकते हैं। देखिएगा, द्वंद्वो अस्मि द्विगुरपि च, मेरे साथ साथ आप लोग बोलते जाइएगा, द्वंद्वो अस्मि द्विगुरपि च मत गेहे नित्यम अव्ययी भावः मत गेहे नित्यम अव्ययी भावः तत्पुरुष कर्मधारय तत्पुरुष कर्मधारय येन हम श्याम बहुव्रीहि येन हम श्याम बहुव्रीहि। अब यहां पर देखिएगा, वह जो ब्राह्मण था वह यह कहता है, हे राजन, द्वंद्वो अस्मि अहम। द्वंद्व का मतलब क्या है? हम 2 हैं। मित्रों, 2 से मतलब क्या है? देखिएगा, वह पहले इसका एक बार पूरा अर्थ बता देता हूं। द्वंद्वो अस्मि मानी हम 2 हैं। वह राजा भोज से वो ब्राह्मण कहता है कि यदा हम प्रथमम वारम आगतवान भवता स, जब मैं पहली बार आया था, तदा मम पाणी ग्रहण न अभवत, मेरा विवाह संस्कार नहीं हुआ था, लेकिन इदानीम अब जो है मेरा विवाह हो गया है, इसलिए द्वंद्वो अस्मि मानी हम 2 हो गए हैं। कौन 2 हो गए हैं? पति और पत्नी। और द्विगुरपि च, और मित्रों, पुरातन काल में हम जानते हैं गाय हमारी माता है, और वहां पर पहले पुरातन काल में खाने के लिए जो है, क्योंकि कृषि बहुत हुआ करती थी और दहेज में गाय दी जाती थी, बकरी दी जाती थी। इस प्रकार होंडा सिटी का प्रचलन तो अब हुआ है। खैर, तो यहां पर देखिएगा, वह कहता है कि 2 गायें हैं मेरे पास, यानी कि 2 गायें मुझे देश में मिली हैं। द्वंद्वो अस्मि, हम 2 हैं। द्विगुरपि च, मैं सरल करके अर्थ बता रहा हूं, आपको ये ध्यान रखिएगा। द्वंद्वो मानी हम 2 हैं। 2 कौन है? पति और पत्नी है। द्विगुरपि च, और मेरे घर पर या मुझे देश में, द्वि मानी 2, गु मानी गाय, अपि मानी भी, च मानी और मुझे मेरे दहेज में 2 गायें भी मिली हैं। तो इस प्रकार हम 4 हो गए। कौन कौन? द्वंद्वो अस्मि, हम पति और पत्नी, और 2 गाय हमारे पास है। मत गेहे, गेहे नाम घर का है। मत गृहे, गृहे नाम घर का है ना। गेहे गृहे, सदन, भवन। तो यहां पर देखिएगा, मत गेहे, मत मानी मेरे, गेह मानी घर में,
मेरे घर में नित्यम अव्ययी भावः, हे राजन मेरे घर में अव्ययी भावः, व्ययी मानी खर्च करना, व्ययी भाव, खर्च करने का जो भाव है वो व्ययी भाव है, खर्च करने का जो भाव नहीं है वो अव्ययी भाव है, अर्थात हमेशा जो है अव्ययी भाव, खाने पीने को कुछ नहीं है। सीधी सीधी बात यह है कि वह यह कहना चाहता है व्यंजनात्मक रूप से कि मैं बहुत निर्धन हूं। क्यों निर्धन हूं? क्योंकि पति पत्नी भी हैं, गायें भी हैं, और ब्राह्मण की उस प्रार्थना से मुझे यूं लगता है कि वो गायें भी दूध शायद नहीं दे रही होगी, तभी वो कह रहे हैं कि मत कहे नित्यम अव्ययी भाव, मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है। तत्पुरुष, उसका पुरुष, तस्य पुरुषः, हे उसके पुरुष। हम तत्पुरुष की जब स्वतंत्र बात करेंगे तब बात करेंगे। कर्मधार्य, मुझे कुछ कर्म धारण करवा दीजिएगा। विशेषण विशेष्य, मैं विशेष्य हूं, मुझे कुछ विशेषता से युक्त कीजिएगा, मुझे कुछ काम दे दीजिएगा, मुझे कुछ आजीविका चलाने के लिए आप जो है कुछ कार्य दे दीजिएगा। उससे क्या होगा? येन मनी, जिसके द्वारा अहम मनी मैं, श्याम मनी हो जाऊंगा, बहु मनी बहुत, व्रीहि मनी अन्न वाला। हे राजन, हम दो हैं, पति और पत्नी, दो हमारे गायें हैं, मेरे घर में खाने को कुछ नहीं है, और तत्पुरुष है, इसलिए उस खुदा के बंदे, उसके पुरुष, कर्मधारी, मुझे कुछ विशेषण विशेष्य मनी काम दीजिएगा। येन मनी, जिसके माध्यम से अहम मनी मैं, श्याम मनी हो जाऊं, बहुव्री, मैं बहुत अन्न वाला हो जाऊं। यहां पर यह ध्यान रखिएगा, यहां व्रीहि शब्द नहीं है, व्रीहि शब्द है। यह शुद्ध अशुद्ध में भी कई बार समास के इतर भी इस बात को पूछा जा सकता है। तो मित्रों, अब देखिएगा, मैंने एक बार अर्थ इसको बता दिया। अब यहां पर मैं इसी श्लोक के माध्यम से आपको, जब यहां तक आऊंगा समास समाप्त हो जाएंगे। अब आपको मेरे साथ साथ चलना है। पहला शब्द द्वंद्वो अस्मि। अब यहां पर देखिएगा, द्वंद्वो अस्मि, ये जो बात कही गई, इसका मतलब जैसा मैंने आपको बताया कि द्वंद्व मनी दो, और दो कौन है? वो पति और पत्नी। और दूसरी बात, हम साथ साथ में शब्द शुद्धि की भी बात, मैं जब कोई भी बिंदु लेकर के आपके सामने आऊंगा तो उसी बिंदु में जो शब्द आएंगे, जो वार्तनिक दृष्टि से अशुद्धि हम करते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। पत्नी शब्द में कई बार हमने देखा है कि नी को ह्रस्व कर देते हैं, और पत्नी शब्द को कुछ लोग इस तरह से लिख देते हैं। यह ध्यान रखिएगा, पत्नी शब्द में कभी भी न में ह्रस्व ई, छोटी ई का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह ध्यान रखिएगा, जितने भी स्त्रीवाचक पद हैं उसमें 90% जो शब्द हैं वह दीर्घ इकारांत होते हैं। पत्नी को छोटी, आप यूं मानिएगा कि पत्नी कभी छोटी होती नहीं है, और यदि आपने छोटी कर दी तो आप ध्यान रखिएगा क्या होने वाला है। तो यहां पर यह ध्यान रखिएगा, पत्नी में ही बड़ा होगा। जितने भी स्त्रीवाचक शब्द हैं, चाहे पत्नी है, मेरे साथ नोट कर लीजिएगा, पत्नी शब्द दीर्घ इकारांत होगा। लक्ष्मी है, नदी है, श्री है, धी है, ये जो शब्द हैं, हालांकि बुद्धि, मति, शक्ति, भक्ति, रति, नति, यति, शक्ति, युक्ति, इन शब्दों में ह्रस्व आता है, लेकिन ये जो शब्द है इस प्रकार के, इन शब्दों में दीर्घ इकारांत आएगा। तो वह क्या कह रहा है? पति और पत्नी हम दो हैं। तो मित्रों, यहां पर यह ध्यान रखिएगा, जिस प्रकार पति शब्द बोलने से उसके साथ पत्नी स्वयं में आ जाती है, उसी प्रकार से हमारी भाषा में जितने भी सहचर शब्द हैं, हमारी इस दुनिया में, भाषा रूपी दुनिया में जितने भी सहचर, सहचर का मतलब एक शब्द जब बोलते हैं दूसरा शब्द अपने आप जो हमारे मन मस्तिष्क में आ रहा है, इसका मतलब यह हो गया कि वहां पर हमें द्वंद्व कहना चाहिए। अब यहां पर यह द्वंद्व जो है, द्वंद्व का अर्थ क्या होता है? जोड़ा होता है। तो जहां पर शब्दों के जोड़े बनते हैं, जहां पर शब्द युग्म के रूप में होते हैं, ये ध्यान रखिएगा, जहां पर जोड़े बनते हैं या जहां पर शब्द जो है वह युग्म के रूप में है, इसी का नाम हम यह कहते हैं कि जहां पर शब्द जो है वो सहचर हो, साथ साथ में चलने वाले हो। हम अब बात कर रहे हैं सबसे पहला समास कौन सा लिया है हमने आज, अभी कौन सा लिया है देखिएगा, द्वंद्व समास की हम बात कर रहे हैं। तो द्वंद्व समास जो है इस श्लोक से ही हम समझ रहे हैं, उसने कहा था अस्मि मनी हूं, द्वंद्व मनी दो हैं, कौन कौन है? पति और पत्नी। यहां से आपको मैं आगे बढ़ा रहा हूं कि द्वंद्व समास जो है इसका अर्थ क्या होता है? जोड़ा या युग्म, यमला, पगला, दीवाना। तो उसी तरह से युग्म हो गया, सहचर शब्द हो गए, और जोड़ा जो होता है उसमें कम से कम कितने पद होंगे? बोलो, दो पद। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि द्वंद्व समास समासों में एकमात्र ऐसा समास है जिसमें दो से अधिक पद भी हो सकते हैं, लेकिन
पहले हम यही बात करेंगे, जोड़े की बात करेंगे। तो सहचर होते हैं, जोड़ा जो है उसमें कितने पद हो सकते हैं? कम से कम 2 पद तो होने ही है कम से कम। एक क्या होगा? पूर्व पद होगा, और दूसरा क्या होगा बोलिएगा? उसका नाम हमने क्या बताया था? उत्तर पद। तो यहां पे देखिएगा पूर्व पद और उत्तर पद। मित्रों, जब जोड़ा होता है, युग्म होता है, जोड़े मानी 2 पक्ष कम से कम होंगे, और दोनों पक्षों की जब बात आती है, जोड़े में दोनों पक्ष समान होते हैं। इसका मतलब जिसमें दोनों ही पद प्रधान होते हैं वहां पर द्वंद्व समास होता है। यह ध्यान रखिएगा। पदों की प्रधानता और अप्रधानता के विषय में हम बाद में बात करेंगे कि इसका निर्णय कैसे करते हैं। अभी आप यह सीखिएगा कि जोड़ा मानी युग्म और युग्म मानी उसमें 2 पक्ष होंगे। दोनों पक्ष, जब 2 पक्षों की बात होगी तब दोनों जो है समान रूप से प्रधान होते हैं। पूर्व पद भी प्रधान होता है, उत्तर पद भी जहां पर प्रधान होता है, उस समास का नाम क्या है? कि द्वंद्व समास है। अब देखिएगा, जो द्वंद्व समास है, उस द्वंद्व समास के वैसे तो द्वंद्व में कोई भेद नहीं होते हैं, लेकिन हम अध्ययन अध्यापन की सरलता के लिए या परीक्षा की दृष्टि से कई बार आपको पूछा जाता है कि इसमें द्वंद्व है, लेकिन द्वंद्व में जो उपभेद है वह कौन सा है? तो द्वंद्व समास जो है मित्रों, उसके 3 भेद होते हैं मुख्यतया। यह ध्यान रखिएगा, बहुत सावधानी से अपने को चलना है। पहला जो द्वंद्व है उसको हम बोलते हैं इतरेतर द्वंद्व। इतरेतर द्वंद्व, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं द्वंद्व को, ये ध्यान रखिएगा। द्वंद्व को वैसे भी लिख सकते हैं, अलग अलग करके ऐसे लिख सकते हैं। दूसरा जो द्वंद्व है उसका नाम है वैकल्पिक द्वंद्व। वैकल्पिक द्वंद्व। और तीसरा जो द्वंद्व है उसका नाम है समाहार द्वंद्व। देखिए, द्वंद्व समास के 3 भेद हैं। पहला जो है वह इतरेतर है, दूसरा जो है वैकल्पिक है, और तीसरा जो है समाहार है। अब हमने आपको जैसा कि बताया, द्वंद्व में जो है 2 पद कम से कम होंगे। द्वंद्व ही एकमात्र ऐसा समास है जिसमें 2 से अधिक पद भी हो सकते हैं, लेकिन हो ये आवश्यक नहीं हो, ये ध्यान रखिएगा। तो यहां पर ये हमें देखना है कि द्वंद्व समास में 3 भेद हो गया। कौन कौन से हो गए? एक तो हो गया इतरेतर द्वंद्व, एक हो गया वैकल्पिक द्वंद्व, और एक हो गया समाहार द्वंद्व। अब परीक्षा में 2 तरह से प्रश्न आते हैं, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि हमारी दृष्टि जो है वहां पर अर्जुन के आंक की तरह, मछली के आंक की तरह वहीं पर होनी चाहिए। कहां पर? परीक्षा पर। तो ये ध्यान रखिएगा कि द्वंद्व समास का जब विग्रह करते हैं तब 2 पदों या 2 से अधिक पदों के मध्य आए हुए कौन कौन से योजक चिन्ह होते हैं? और योजक चिन्ह होता है। दोनों पदों के बीच तथा का प्रयोग किया जा सकता है, या का प्रयोग किया जा सकता है, अथवा का प्रयोग हो सकता है, आदि का प्रयोग होता है अंत में, और इत्यादि का प्रयोग होता है। अब यहां पर यह ध्यान रखना है कि और का प्रयोग कहां करेंगे। मैं इसको नंबर दे देता हूं, यह ध्यान रखिएगा। यह पहला भेद था, यह दूसरा भेद है, और यह तीसरा भेद है। अब मित्रों, जो और जो है दोनों पदों के मध्य कहां आएगा? पहले में आएगा। इतरेत्वर द्वंद्व का जब हम विग्रह करेंगे तो जो 2 पद होंगे उन 2 पदों के मध्य हमें और को विराजमान करना है। और तथा, या, अथवा, ये जो 3 है ये कहां आएंगे? वैकल्पिक द्वंद्व में आएंगे, मानी 2 नंबर में ये आएंगे। ये आ सकते हैं, तथा भी आ सकता है, या भी आ सकता है, अथवा भी आ सकता है। तथा का प्रयोग कम होता है, या और अथवा ज्यादा है। अब यहां पर कई बार जो है हम देखते हैं कि इतरेतर के साथ भी तथा का प्रयोग कर देते हैं, लेकिन जो सबसे समुपयुक्त है वह और है। आदि और इत्यादि का प्रयोग पद के मध्य कभी नहीं होता, यह ध्यान रखिएगा। आदि और इत्यादि का प्रयोग पद के मध्य कभी नहीं होता, इसका प्रयोग पद के अंत में होता है। जैसे भूत, प्रेत, भूत आदि प्रेत हमें नहीं बोलना है, यह ध्यान रखिएगा। मैं आपको यह कह रहा हूं, द्वंद्व समास का जब विग्रह हम करते हैं तो ये जहां जो मैंने आगे लिखे हैं ये 2 नोट कर लीजिएगा। द्वंद्व समास में 2 पदों के मध्य आए हुए और, तथा, या, अथवा, आदि और इत्यादि,
का लोप हो जाता है तो यहां पर समस्त पद बन जाता है द्वंद का, और जब खोल देते हैं तो उसको हम विग्रह कहते हैं। और ये जो हमने और, तथा, या, अथवा, आदि इत्यादि जो रखा है, ये क्या है? ये सब समुच्चय बोधक अव्यय हैं, समुच्चय बोधक अव्यय हैं ये ध्यान रखिएगा। जो समास में यह परिभाषा दी जाती है कि पहले पद और दूसरे पद के मध्य आई विभक्ति चिन्हों का लोप करके जो लोप करने से समास बनता है, यह परिभाषा निश्चित रूप से अपूर्ण है, नोट कर लीजिएगा। क्योंकि कारक पर आधारित समास तो केवल और केवल हमारे 6 समासों में तत्पुरुष समास ही है जो कारक पर आधारित है। मैं आपसे ये ध्यान रखिएगा, जो कह रहा हूं बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं। जो कारक आधारित समास है, जो कारक चिन्ह की बात होती है कि भाई दोनों पदों के मध्य आए कारक चिन्हों का लोप करके समस्त पद बनाया जाता है, यह परिभाषा तो केवल तत्पुरुष समास की है। सभी समासों में ऐसा नहीं होता। कारक चिन्ह आते कहां हैं? केवल तत्पुरुष समास में आते हैं। और अब बहुब्रीहि समास है या कुछ बहुत सारे पद बहुत सारे समास हैं, अन्य समास जो हैं उसमें देखिएगा कारक चिन्ह भी आएगा, विभक्ति जिसको बोलते हैं विभक्ति चिन्ह, इसके साथ में समुच्चय बोधक, योजक इत्यादि जो आएंगे वो आ सकते हैं। और तीसरा, पदों का भी लोप हो जाता है। जैसे मित्रों हमने एक शब्द लिया जैसे वन मक्खी, अब यहां पर वन मक्खी का आप विग्रह क्या करोगे? वन में रहने वाली मक्खी। मुझे आप ये बता दीजिएगा इसमें रहने वाली ये क्या है? नहीं तो समुच्चय बोधक है, नहीं तो यहां पर विभक्ति चिन्ह है, तो ये रहने और वाली क्या है? ये तो पद हुए ना। इसी प्रकार से मधुमक्खी, मधु को एकत्रित करने वाली मक्खी, पवन से चलने वाली चक्की, पानी से चलने वाली चक्की। इस प्रकार से बहुत सारे शब्द आते हैं मित्रों। रेल पर चलने वाली गाड़ी, अब यहां पर चलने वाली ये नहीं तो समुच्चय बोधक है, नहीं विभक्ति चिन्ह है। तो समास की सही परिभाषा यदि आप जानना चाहते हो तो नोट कर दीजिएगा, 2 या 2 से अधिक पदों के मध्य आए हुए विभक्ति चिन्ह, समुच्चय बोधक, योजक चिन्ह और पदों का लोप करके जो समस्त पद बनाया जाता है उसका नाम समास है। तो हमें यह ध्यान रखना है। खैर वापस हम यहां पर लौटते हैं। अब हमें यह सीखना है कि जैसा कि मैंने बताया और तथा का प्रयोग कहां होगा, कि पहले में होगा, या और अथवा का कहां पर होगा, वैकल्पिक में होगा, आदि और इत्यादि ये दोनों ही जो चिन्ह हैं, दोनों जो पद हैं, ये कभी भी 2 पदों के मध्य नहीं आते हैं, ये अंत में आता है, सेठ, साहूकार इत्यादि आदि। अब सामान्य नियम यह है कि आदि का प्रयोग कहां करें और इत्यादि का प्रयोग कहां करें। तो व्याकरणात्मक दृष्टि से यदि हम बात करें तो आदि का प्रयोग हमेशा सजीव के साथ होना चाहिए और इत्यादि का प्रयोग हमेशा ही निर्जीव के साथ होना चाहिए। लेकिन यह इस बात का 100% मानकीकरण नहीं हुआ, इसलिए हम भाषा के अंदर इतनी छूट हमें जरूर मिलनी चाहिए कि हम आदि और इत्यादि का प्रयोग यथा प्रसंग हम इसको कर सकते हैं। यह ध्यान रखिएगा। अब मैं वापस यहां पर आता हूं कि इतरेतर द्वंद्व कैसे पहचाने कि इसमें इतरेतर द्वंद्व है, इसमें वैकल्पिक द्वंद्व है और इसमें समाहार द्वंद्व है। मित्रों इतरेतर शब्द का मतलब क्या है? देखिएगा, एक शब्द है इतर और दूसरा शब्द है इतर। इसको जब मिला दोगे तब शब्द क्या बना? इतरेतर। इतर मानी अन्य और इतर मानी अन्य। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। इसका मतलब इतरेतर का अर्थ क्या हुआ? अन्य का अन्य के साथ समास करना। बोलिएगा, अन्य का अन्य के साथ समास करना। अब अन्य क्या है? इसका मतलब यह है कि किसी एक संज्ञा का किसी दूसरी संज्ञा के साथ समास करना, मानी समस्त पद बनाना। एक संज्ञा का दूसरी संज्ञा के साथ, यहां पर संज्ञा पद होने चाहिए, लेकिन कैसे होने चाहिए? वह भी सहचर होने चाहिए। कैसे सहचर होते हैं? द्वंद्व समास में सहचर तो होना ही चाहिए, यह हमें ध्यान रखना है। यहां पर देखिएगा, जैसे एक शब्द था राम, एक संज्ञा थी, एक शब्द था कृष्ण, तो हमने इसको जोड़ दिया। अब शब्द क्या बना? बोलो, राम कृष्ण। अब इसमें यहां पर यह ध्यान रखना है कि राम एक संज्ञा थी और कृष्ण एक संज्ञा थी। मित्रों आप वैसे इसको देखोगे तो राम और कृष्ण इस प्रकार से जो है एक विग्रह वाक्य था, हमने इसमें से और को हटा दिया और हटाया, इसकी जगह योजक चिन्ह लगा दिया। यहां पर एक और महत्वपूर्ण बात, बहुत सारी पुस्तकों में ऐसा लिखा होता है जो आप पढ़ते हैं कि द्वंद्व समास में 2 पदों के मध्य, 2 या 2 से अधिक पदों के मध्य योजक चिन्ह का प्रयोग होता है।
हाँ, ये सत्य है कि योजक चिन्ह का प्रयोग होता है, लेकिन योजक चिन्ह ही होगा यह गलत बात हो जाएगी। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। ऐसा आवश्यक नहीं है कि योजक चिन्ह होगा तभी द्वंद्व होगा। हां, द्वंद्व समास में योजक चिन्ह होता है, लेकिन यह एकांगी विशेषता है, यह सार्वभौमिक विशेषता द्वंद्व समास की नहीं हो सकती। मेरी बात को आप याद रखिएगा, जो पूर्व में हमने अभी बात करी थी कि समास होने के बाद में विग्रह वाक्य को जब हम संक्षेप में कर लेते हैं, संक्षिप्त बना देते हैं, उसके बाद में जो दो पद पीछे बचते हैं, उन दो पदों के साथ में यदि संधि हो सकती है तो हमें संधि अवश्य ही वहां पर करनी चाहिए। यह आप ध्यान रखिएगा। अब यहां पर देखिएगा, इसी प्रकार से हमने एक शब्द लिया भीम, एक शब्द क्या था हमारे पास, शब्द था भीम और अर्जुन। मित्रों क्या हुआ, मैंने इसमें क्या किया, और का लोप कर दिया और म वाला अ और अर्जुन वाला अ मिलकर के शब्द क्या बना, बोलो, भीमार्जुन। अब यहां पर आपको योजक चिन्ह कहीं नहीं दिखाई दे रहा होगा। यह मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि योजक चिन्ह का प्रयोग होता है, लेकिन जहां पर संधि होगी वहां पर नहीं होगा। तो शब्द क्या बना, ये देखिएगा, भीमार्जुन। अब यहां पर एक और महत्वपूर्ण बात, भीमार्जुन शब्द जो है उसका विग्रह आप कैसे करते हैं, भीम और अर्जुन करते हैं। लेकिन कई बार यहां पर देखिएगा, क्योंकि भाषा प्रवाहमान निर्जर है, मित्रों बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहा हूं, भाषा प्रवाहमान निर्जर है, व्याकरण जो है वह उसको अपने हिसाब से नहीं चला सकता। व्याकरण केवल दिशा निर्देश करता है। ऐसा नहीं है कि व्याकरण ने कहा कि तुझे ऐसे चलना है, भाषा तुझे ऐसे चलना है, और व्याकरण के पीछे पीछे भाषा चलती रहे आंख बंद करके, ऐसा कभी नहीं होता मित्रों। तो यह ध्यान रखिएगा, व्याकरण केवल नियम बनाती है, लेकिन व्याकरण के नियम सार्वभौमिक ही हो ऐसा आवश्यक नहीं है, क्योंकि भाषा प्रवाहमान नीर है, बहता हुआ पानी है। इस भाषा के अंदर क्योंकि हमारा संदर्भ क्या है, हमारा प्रसंग क्या है, हम किस देश काल और परिस्थिति के अनुसार किस आधार पर, किस अर्थ पर, किस स्थिति में, किस सिचुएशन में हम किसी शब्द का प्रयोग करते हैं, वो महत्वपूर्ण है। मैंने आपको ये बताया कि इतरेतर में किसका प्रयोग करना है हमें, और का और तथा का। हां, ये सही है। आपसे यदि परीक्षा में पूछे कि इतरेतर द्वंद्व में विग्रह में किस अव्यय का प्रयोग करते हैं, तो और का करते हैं या फिर तथा का करते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन ऐसा ही करते हैं, ये निपात नहीं आना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। कैसे, यदि मैं ऐसा भी कह सकता हूं कि आज भीम और अर्जुन आ रहे हैं, देखिए सुनिए वाक्य को, भीम और अर्जुन आ रहे हैं। मैं ऐसा भी कह सकता हूं कि भीम तथा अर्जुन आ रहे हैं, और घबराइए मत, मैं ऐसे भी कह सकता हूं भीम या अर्जुन, या तो भीम दिखाई दे रहा है या अर्जुन दिखाई दे रहा है, राम या कृष्ण में से कोई एक था। तो यहां पर देखिएगा मेरा जो संदर्भ जो है वह क्या है। और मित्रों एक बहुत बड़ी बात आप लोग नोट कीजिएगा, समास की कक्षा की बहुत बड़ी बात, किसी भी समस्त पद में समास का होना, नोट कीजिएगा, किसी भी समस्त पद में समास का होना उसका विग्रह पर और उसके वाक्य में प्रयोग के आधार पर निर्भर करता है। ये दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। समास में दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। पहली चीज क्या है, किसी भी समस्त पद में किसी विशेष समास का होना केवल उसकी संरचना पर आधारित नहीं है, या तो समास विग्रह पर आधारित है, समास विग्रह पर आधारित हो सकता है, या फिर उस समस्त पद का वाक्य में प्रयोग हम कहीं से कर रहे हैं उसके आधार पर भी समास का निर्णय होता है। हम आगे इसके बारे में थोड़ी विस्तार से बात करेंगे। अभी वापस यहां लौट जाते हैं। तो यहां पर देखिएगा भीम और अर्जुन, भीम तथा अर्जुन, इस तरह से हमें करना है। इसी तरह से हमारे पास शब्द था, एक विग्रह वाक्य था, गंगा और यमुना और कावेरी। तो यहां पर हमें क्या करना है मित्रों कि यहां पर देखिएगा और को हटा देना है, और यहां पर क्या करेंगे, देखिएगा गंगा डैश यमुना डैश कावेरी। तो यहां पर हमें समास जब करेंगे तब इसमें हमने क्या किया, बोलो, और का लोप कर दिया, गंगा और यमुना और कावेरी।
इसी प्रकार से मैंने आपसे कहा तन, मन, धन विग्रह करिएगा। अभी अभी मैंने आपको पहले बताया था कि इसको आप तन, मन और धन विग्रह नहीं करें। कैसे विग्रह करोगे? तन और मन और धन। तो यहां पर ये ध्यान रखना है अपने को। अब मैं इसको एक बार मिटा देता हूं। यहां पर जो है दूसरे में बात करेंगे। यहां पर देखिएगा, इतरेतर को थोड़ा और आगे हम बढ़ाते हैं। इतरेतर बहुत महत्वपूर्ण है। तो यहां पर देखिएगा तन और मन और धन। इसी तरह से पत्र और पुष्प और फल। मन, मंजू, मुकुर, मलहरणी। मन और मंजू और मुकुर और मल और हरणी। इसी प्रकार से सुत और वित्त और नारी और भवन और परिवार। आगे और मत लगेगा, यह हमें ध्यान रखना है। मैं जहां तक समझता हूं आपको समझ में आ रहा होगा, जहां पर दो संज्ञाएं हैं वहां पर इतरेतर द्वंद्व होता है। अब यहां पर थोड़ा सा इसको आगे बात करते हैं। यह आपको समझ में आ गया होगा कि ये भीम और अर्जुन, राम और कृष्ण, गंगा यमुना कावेरी, तन, मन और धन, दाल भी संज्ञा है, रोटी भी संज्ञा है। तो इस प्रकार से जितना भी जो इस प्रकार के पत्र हैं, पुष्प हैं, पत्र पुष्प फल आ गया, ये इस प्रकार के जो जहां पर संज्ञाओं का प्रयोग होगा वहां पर इतरेतर द्वंद्व होगा। एक और महत्वपूर्ण बात, संख्यावाची जो शब्द हैं, अब ये देखिएगा संख्यावाची पदों में 4 प्रकार के समास होते हैं। यहां पर मैंने कहा संख्यावाची जो शब्द हैं उसमें 4 प्रकार के समास हो सकते हैं। संख्याओं की यदि पुनरावृत्ति हो रही है, आवृत्ति हो रही है, तो वहां पर अव्यय भाव होता है। बहुत महत्वपूर्ण बात कर रहा हूं। संख्याओं की यदि आवृत्ति हो रही है, 1 1 या एकाएक, 2 2, 3 3, 4 4, 5 5, 6 6, 7 7, 8 8, 9 9, 10 10, इस प्रकार से आवृत्ति हो रही है, तो वहां पर अव्यय भाव समास होगा। यदि एक संख्यावाचक दूसरा संज्ञावाचक का मेल है तो वहां पर द्विगु होता है। लेकिन यदि संख्या और संज्ञा का मेल होकर के कोई तीसरा अर्थ दे रहा है तो वहां पर बहुब्री होगा। और जब दोनों ही पद संख्यावाची आ जाए, यह ध्यान रखिएगा, संख्यावाची कैसे, दोनों पद आने चाहिए, यह हमें ध्यान रखना है कि दोनों पद संख्यावाची आ गए। दोनों पद संख्यावाची आने पर इतरेतर द्वंद्व होगा, यह हमें ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण चीज है। इतरेतर द्वंद्व समास होगा। मेरे साथ लिखते जाइएगा आप। दोनों पद यदि संख्यावाची हैं तो वहां पर इतरेतर द्वंद्व होगा। मित्रों, यहां पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है, दोनों पद संख्यावाची आए, लेकिन इसमें अपवाद क्या है, पहले यह ध्यान रखिएगा कि 0 से लेकर के 9 तक या 10 तक की जो संख्याएं हैं, 1 से लेकर के 10 तक की जो संख्याएं हैं, उसमें कोई भी समास नहीं होता। 1 से लेकर के 10 तक की जो संख्याएं हैं उसमें कोई भी समास नहीं हो सकता। और इसका कारण यह है क्योंकि समास में कम से कम 2 पद आवश्यक हैं। और यहां पर समास में क्योंकि 1 से 10 तक जो संख्याएं हैं उसमें 2 पद होते ही नहीं। आप लोग देखिएगा, 1 में केवल 1 ही पद है, 2 में 2 ही 1 ही पद है, 3 में भी 3 ही पद है, 4 में भी 4 ही पद है। इसलिए 1 से 10 तक की संख्या में कोई समास नहीं होता, कोई समास नहीं होता, यह ध्यान रखिएगा, कोई समास नहीं। अब दूसरा जो है यह है कि ऐसी संख्या जिसके अंत में शून्य आ जाए, जिसके अंत में शून्य आए, तो शून्य आने वाली संख्याओं में भी कोई समास नहीं होता। कारण यह है कि जिस संख्या के अंत में शून्य आ गया वहां पर वह पद जो है वह एक ही पद बन गया। ऐसी कौन कौन सी संख्याएं हैं, जैसे हमने कहा 10 हैं, 20 हैं, 30 हैं, 40 हैं, 50 हैं, 60 हैं, 70 हैं, 80 हैं, 90 हैं और या फिर 100 हैं। तो यहां पर इन संख्याओं के यदि आपको इस प्रकार से देवनागरी में लिखा हो 10 में कौन सा समास है तो कोई समास नहीं है, 20 में कौन सा समास है, देखिए ध्यान रखिएगा, केवल एक पद की बात कर रहा हूं। यदि 10 20 आ गया तो वो अलग बात हो गई, वहां पर 10 एक पद हो गया और 20 अलग एक पद हो गया। लेकिन जिन संख्याओं में 1 से 10 तक कोई समास नहीं होता, ऐसी संख्या जिसके साथ में शून्य आ जाए
उसमें कोई समास नहीं होता। और महत्वपूर्ण बात, ऐसी संख्याएं जिनके अंत में नो आ जाए, यदि 9 आ रहा है किसी भी संख्या के अंत में, तो वहां पर भी समास नहीं होता। देखिएगा, यदि मैं आपसे पूछता हूं कि 19 शब्द में कौन सा समास है, याद रखिएगा कोई समास नहीं है। इसी प्रकार मैंने आपसे कहा 19 के साथ में, इसी तरह से मैंने आपसे 29 पूछ लिया, तो 29 में भी कोई समास नहीं है, क्योंकि इसका निश्चित विग्रह है 30 से एक कम, 29 में नहीं है। इसी तरह से 39 है, 39 नहीं होता है शब्द, याद रखिएगा 39 होता है, 40 का 40 बन जाता है। 49 शब्द होता है, 49 शब्द होगा, 49 नहीं। इसी तरह से 59 नहीं, 59। इसी तरह से 69, यहां पर 70 नहीं होगा। इसी तरह से 79 होगा और 89 होगा और 99। ये जो संख्याएं हैं मित्रों, इनके अंत में आप 9 देख रहे हो, इसका मतलब यहां पर कोई भी समास नहीं होगा। अब आप आगे चलिएगा। हमने ये बात करी कि जिन संख्याओं के अंत में 1 से 10 आ जाए कोई समास नहीं, जिसमें 0 आ जाए वहां पर कोई समास नहीं, और ऐसी संख्याएं जिसके अंत में 9 आ जाए वहां पर समास नहीं होना चाहिए। हम अभी बात किसकी कर रहे हैं? इतरेतर द्वंद्व की बात कर रहे हैं। तो यहां पर देखिएगा कि बाकी जो संख्याएं बच गई, जैसे मैंने आपसे एक पद दे दिया 11, अब आपसे परीक्षक ये पूछता है कि 11 शब्द में कौन सा समास है, और बहुत ही लोकप्रिय शब्द हैं ये। मैं 11 शब्द लोकप्रिय है ऐसा नहीं कह रहा हूं, ये बाकी जो पद हैं संख्यावाची पदों में समास पूछना आम बात है, हर परीक्षा में आता है। तो यहां पर देखिएगा 11 का विग्रह कैसे करोगे? रह का मतलब क्या है? 10 है। ये मैं आपको विशेषण की कक्षा में बताऊंगा कि जो 10 जो था वह र में बदल गया, और 1 जो था वह ज्ञा में बदल गया। इसके बीच में 1 के साथ, 1 और 10 के साथ में और जोड़ दीजिएगा, और जिसमें जोड़ते हो वह इतरेतर द्वंद्व होता है। विग्रह इसका क्या होगा? 1 और 10। इसी तरह से मैंने आपसे पूछा 12, ये जो रह जो आप देख रहे हो ये 10 का भाग है, और बा जो है वो किसका भाग है? 2 का है। तो 2 + 10, प्लस को हटा दो और जोड़ दो, 2 और 10। यहां पर इतरेतर द्वंद्व, जहां पर हम ये बात कर रहे हैं शुद्ध रूप से दोनों पद संख्यावाची आ जाए वहां पर इतरेतर द्वंद्व होगा, लेकिन इन संख्याओं को टालना है जिनके अंत में 0 आ जाए, 1 से 10, और जिनके अंत में 9 हो। बाकी संख्याओं का जो विग्रह करते हैं मित्रों, और एक महत्वपूर्ण बात, इन ऐसी संख्याओं में हमें यह ध्यान रखना है कि विग्रह करते समय छोटी संख्या को हम पहले लिखते हैं, बड़ी संख्या को हम बाद में लिखते हैं। तो यहां पर 2 और 10। इसी तरह से हमने कहा 13, तो तहरे का विग्रह अब आप समझ गए होंगे, ते माने 3, रह माने 10, 3 और 10। इसी प्रकार से हमने आपसे कहा 21, ये ध्यान रखिएगा 21 पद बोला तो 1 का इक बन गया था और 20 का ईस बन जाता है, 1 का द्वित्व होकर के इक बन जाएगा। संख्यावाची जरूर पढ़िएगा जब हम विशेषण की बात करेंगे, क्योंकि यहां पर बहुत गलतियां करते हैं। यदि मैं आज के मेरा जो विद्यार्थी वर्ग है उससे ये बात करूं कि 1 से लेकर के 100 तक की काउंटिंग गिनती मुझे सिखा दो या सुना दो विशुद्ध रूप से, तो मैं आप लोगों से, आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा और फिर पुस्तक में देख लीजिएगा, अपनी आवाज रिकॉर्ड करके सुनिएगा आप कितना गलत बोलते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा 21। अब यहां पर 1 और 20 मानी ईस, 1 और 20। इसी तरह से हमने आपसे कहा 32, कुछ लोग 33 बोलते हैं, 33 नहीं होगा 33। तो तय मानी क्या हुआ? 3 हुआ। 30 का हमेशा 30 ही रहता है, 30 कभी चेंज नहीं होता, यह ध्यान रखना है अपने को। इसी तरह से बहुत सारे लोग 53 शब्द बोल देते हैं। मित्रों बहुत महत्वपूर्ण बात कर रहा हूं, कई बार शुद्ध अशुद्ध में भी यह पूछा जाता है। अभी एज स्टेट में भी पूछा गया था कि 53 जो शब्द हैं उसका शुद्ध रूप क्या है। 4 संख्या दी थी, एक तो 14 था जो मुझे याद आ रहा है, एक 53 था। इस तरह से ध्यान रखिएगा।
अनेक परीक्षाओं में ये प्रश्न इस प्रकार से पूछे जाते हैं। हमारी आदत क्या है, इसको हम तिरेपन बोलते हैं। मैं आप लोगों से आग्रह करता हूं कि आज के बाद में जो भी मुझे सुन रहे हैं, आज का ये महत्वपूर्ण शब्द है तिरेपन बोलना अभी से छोड़िएगा। रे पर मात्रा नहीं आती, ये शब्द होता है तिरपन। अब इसका ये तिरपन शब्द बना कैसे? तो जो 3 था उसका तिर बन गया था, और जो 50 था 50 की जगह पन आदेश हो जाता है। 20 में प्लस लगा दीजिएगा, 3 के साथ और प्लस को हटा करके और जोड़ दीजिएगा, 3 और 50, आपका विग्रह तैयार हो गया तिरपन। इसी तरह से यदि हमने आपसे कहा कि 63, तो 63 में क्या हुआ देखिएगा, यहां भी 63 बोलते हैं, यह ध्यान रखिएगा। और कुछ लोग जैसे 53 के बाद में 54, 55, कुछ 55 बोलते हैं। और यहां पर संख्याओं का शुद्ध विशुद्ध रूप से ज्ञान हमें कैसे करना है, यह आप ध्यान रखिएगा। हम विशेषण जब पढ़ेंगे तब हम इसके बारे में बात करेंगे। यहां पर 63, यह हमारी एक पुस्तक जो हिंदी बृहद व्याकरण कोश है, उस पुस्तक में भी आप देख रहे हैं इसके मानक रूप लिखे हुए हैं। वहां पर 63 शब्द में देखिएगा, 3 जो था वह तिर बन गया, और 60 जो था उसका क्या बना, शट बन गया। मित्रों, बीच में क्या जोड़ना है, प्लस, प्लस को हटाना है। विग्रह करते वक्त छोटी संख्या पहले, बड़ी संख्या बाद में, 3 और 60, इस प्रकार से हमें इसको विग्रह करना है। बाकी संख्याओं के विषय में भी आप ऐसे ही समझोगे। इसी तरह से 73 है, 83 है, 93 है, 93, या इस तरह से नहीं होगा, शब्द होता है 93। अब आप में से कितने लोग 93 बोलते हैं? शब्द होता है 99, हम बोलते हैं 99। इसी तरह से 91 कोई शब्द नहीं होता, शब्द होता है 91। 90 जो है, डबल बे जो है, उसका जो आवर्तक बे है उसका सिंगल हो जाता है, शब्द बनता है 91, 92, 93, 94, 95, 96, 96 नहीं होता, 97, 98, 99, और 100 नहीं होता है, 100। तो यहां पर यह ध्यान रखिएगा कि हमें किसी शब्द का उच्चारण कैसे करना है। हालांकि उच्चारण में जो देशज प्रभाव है वह भी परिलक्षित होता है, लेकिन फिर भी हमें प्रयास ये करना चाहिए कि हम मानक रूप से जहां जो स्वीकृत हैं उसी उच्चारण को हम करें। तो मित्रों, इस प्रकार से हमने ये समझा कि इतरेतर द्वंद्व जो है वो कहां पर होगा, 2 संज्ञाओं के साथ हो सकता है, या दोनों पद यदि संख्यावाची आ जाए तो वहां पर इतरेतर द्वंद्व कहना चाहिए। आगे चलते हैं। द्वंद्व समास का पहला भेद था इतरेतर द्वंद्व, और दूसरे भेद की बात करता हूं। द्वंद्व का जो दूसरा भेद है वो कौन सा है? हमने अभी बात करी थी कि द्वंद्व का दूसरा भेद जो है वह है वैकल्पिक द्वंद्व। अब देखिएगा, कुछ लोग वैकल्पिक द्वंद्व को विकल्पात्मक द्वंद्व भी कहते हैं, लेकिन विशुद्ध नाम जो है विकल्प वाला, विकल्प से जो संबंध है जिसका विकल्प से, या विकल्प से संबद्ध जो है वह वैकल्पिक है। वैकल्पिक द्वंद्व, वैकल्पिक खुद कह रहा है। वैकल्पिक का मतलब क्या है? देखिएगा, आप इस बात को यूं समझिएगा, हमारे सामने 4 विकल्प आते हैं, उन या 2 विकल्प आता है या 3 विकल्प आते हैं, उस 2 विकल्प में से हमें एक को चुनना होता है। तो एक को कब चुनते हैं? इसका सीधा सीधा मतलब यह हो गया कि हिंदी भाषा में आप लोग 2 टॉपिक एक साथ कर सकते हो। जो भी विलोम शब्द है मित्रों, विलोम शब्दों में हमेशा ही क्या होगा? वैकल्पिक द्वंद्व होगा। यहां पर विलोम से मेरा तात्पर्य आप समझ रहे होंगे, जितने भी विपरीत अर्थ वाले शब्द हैं, दिन का रात होता है, सुख का दुख होता है, लाभ हानि, जीवन मरण, घट बढ़, यश अपयश, उन्नत अवनत, तो ये जितने भी इस प्रकार के जो विलोम शब्द हमारी भाषा में जितने भी विलोम शब्द हैं, उसमें यदि कोई समास होगा तो उसका नाम क्या होगा? बोलिएगा, वैकल्पिक द्वंद्व। मैं समझ रहा हूं कि आपको शायद समझ में आ रहा होगा। वैकल्पिक द्वंद्व में जो 2 पद होंगे, उन 2 पदों के बीच में आपको क्या लगाना है? या तो या लगाना है, या फिर उन दोनों पदों के बीच में क्या लगाना है मित्रों? अथवा लगाना है। विलोम शब्द जहां भी आएगा वैकल्पिक द्वंद्व होगा, उन दोनों विलोम के मध्य आपको या फिर अथवा इन समुच्चय बोधक अवयवों का प्रयोग आपको वहां पर करना है, दोनों पर विग्रह वाक्य में। ऐसा क्यों होता है? देखिए, जैसे मैंने एक शब्द लिया पाप पुण्य,
तो मित्रों अब हम इसमें और क्यों नहीं जोड़ सकते? अब यदि मेरी विवक्षा यह है कि इस संसार पर पाप और पुण्य है, तब मैं उसमें और भी जोड़ सकता हूं। लेकिन हमारी व्याकरण यह कहती है कि वैकल्पिक द्वंद्व के बीच में और का प्रयोग नहीं करना चाहिए। मैंने उस वक्त कहा था अभी थोड़ी देर पहले कि भाषा जो है वह व्याकरण को चला नहीं सकती, व्याकरण केवल नियम बना सकती है, लेकिन भाषा जो है प्रवाहमान निर्जर है, वह एक ऐसा झरना है जो अपनी गति से ही चला करता है। तो भाषा में संदर्भ बहुत महत्वपूर्ण है। हम किसी भी बात को किस संदर्भ में कह रहे हैं, किस रेफरेंस में कह रहे हैं, किस कॉन्टेक्स्ट में कह रहे हैं, यह महत्वपूर्ण है। तो पाप और पुण्य जो शब्द हैं, यहां पर इसका विग्रह कैसे करोगे? पाप या पुण्य, या फिर इसको आप ऐसे भी कह सकते हो पाप अथवा पुण्य, क्योंकि एक ही वस्तु में पाप हो और एक ही वस्तु में पुण्य भी हो, एक साथ दोनों नहीं हो सकता। या तो एक समय पाप होगा या पुण्य होगा। लेकिन हां, फिर देखिएगा, यदि मेरी विवक्षा यह है कि सृष्टि में पाप और पुण्य चलता ही रहता है ना, पाप और पुण्य का हिसाब होता ही है, तो यहां पर यदि मैं ये कहूंगा तो और लगा सकता हूं। बाकी आपको परीक्षा में पूछे कि पाप और पुण्य में कौन सा द्वंद्व है, तो वैकल्पिक द्वंद्व है, इसमें रत्ती भर भी संदेह नहीं करना है। इसी तरह से धर्म और अधर्म को जोड़ोगे तो यहां पर धर्माधर्म शब्द बनेगा, ये ध्यान रखिएगा। अब मैं जो ये कह रहा था कि द्वंद्व समास में यह कहा जाता है कि योजक चिन्ह आता है, ये आता है, लेकिन देखिएगा इसमें आया है लेकिन इसमें नहीं आ रहा है। तो कहा आप जो है कहीं जबरदस्ती से इसके अंदर जो है योजक चिन्ह डालने की कोशिश नहीं करें, या उसी चश्मे से नहीं देखें कि मैं तो जब योजक चिन्ह आएगा तभी द्वंद्व समास करूंगा, ऐसा आवश्यक नहीं है। मैंने बार बार कहा है कि जहां पर समास हो जाता है वहां पर वो दो पद जो पीछे बचे हैं उनमें यदि संधि हो सकती है तो हमें संधि करनी चाहिए। तो यहां पर देखिएगा, धर्म अधर्म जोड़ दोगे, धर्माधर्म बनेगा। विग्रह क्या करोगे? धर्म या अधर्म, क्योंकि एक ही वस्तु में एक ही समय में धर्म भी हो और अधर्म भी हो, संभव नहीं। लेकिन यदि मेरी विवक्षा धर्म और अधर्म को कहने की है तो मैं और भी जोड़ सकता हूं, यह ध्यान रखिएगा। इसी तरह से बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं। खैर, उदाहरण में यहां पर कितना लिखूंगा, मैं आपको तरीका केवल समझा सकता हूं। भाषा में हजारों उदाहरण है, मैं यहां सैकड़ों उदाहरण अभी लिख दूंगा, लेकिन उससे आपको फायदा होने वाला नहीं है। हमें तो यह ध्यान रखना है कि जहां पर विलोम शब्द आ जाए वहां पर वैकल्पिक होगा और उन पदों के मध्य या और अथवा जोड़ना है। सुख दुख, सुख या दुख, लाभ हानि, लाभ या हानि, ये इस तरह से ध्यान रखिएगा। जीवन मरण, जीवन के साथ में क्या जोड़ दिया? मरण जोड़ दिया। एक उन्नत शब्द था, यह पटवार में पूछा भी गया है, उन्नतावनत, उन्नत या अवनत। सही विग्रह यह है, क्योंकि कोई भी वस्तु एक ही जगह से उन्नत उठी हुई और अवनत एक ही जगह से झुकी हुई, ऐसा संभव नहीं है। लेकिन अब यह संसार जो है इसमें उन्नता अवनत चलता ही रहता है। ये या भूमि उन्नता अवनत है, उन्नत भी है और अवनत भी है। यदि इस तरह से विग्रह करेंगे तो अलग बात हो जाएगी, यह ध्यान रखिएगा। एक इसके अंदर दूसरी बात यह भी है कि उन्नता अवनत जो शब्द हैं, यह कदाचित आपको उस विकल्प को देख करके निर्णय करना है। वैसे ऐसा विकल्प होना नहीं चाहिए, लेकिन इस शब्द में एक तो द्वंद्व समास है क्योंकि उन्नत का विलोम अवनत है, लेकिन जो दूसरा जो समास है मित्रों, वह कर्मधारय भी हो सकता है। अब ये कर्मधारय कैसे हो सकता है, क्यों हो सकता है? यहां पर देखिएगा, मैं बिल्कुल आपको तथ्यात्मक बात बता रहा हूं कि कर्मधारय हो सकता है। संरचना इसकी जो है वो विलोम शब्द है, तो यहां द्वंद्व की है। लेकिन आप लोग इस बात को जरा सोचिएगा, कर्मधारय में क्या होता है? विशेषण विशेष्य होता है। और इसमें क्या, कर्मधारय में विशेषण विशेष्य के साथ में एक और कर्मधारय समास जो है, जहां पर दोनों पद विशेषण आ जाए, वहां भी कर्मधारय है। अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी, इस बात को जरूर लिखें। कर्मधारय समास केवल विशेषण विशेष्य या उपमेय उपमान का नहीं होता। कर्मधारय समास में दोनों पद विशेषण भी आ सकते हैं, उसको बोलते हैं उभय पद विशेषण कर्मधारय। उभय पद, दोनों पद जहां पर विशेषण आ रहे हैं। अब यहां पर मेरे द्वारा ये जो लिखा गया शब्द है, इसमें उन्नत भी विशेषण है। मैं कह सकता हूं कि यह वृक्ष उन्नत है या उसकी सोच उन्नत है, और यह व्यक्ति अवनत है, झुका हुआ है। तो उन्नत भी विशेषण है और अवनत भी विशेषण है, इसलिए यहां पर कर्मधारय भी हो सकता है। लेकिन सामान्यतया
सही बात यह है कि किसी परीक्षक को इन दोनों विकल्प को एक साथ नहीं देना चाहिए, नहीं तो यहां पर जो है भ्रम हो सकता है कि द्वंद्व भी हो और कर्मधारय भी हो। इसी प्रकार से हमें अन्य के विषय में भी समझना चाहिए, है ना। हमने एक शब्द लिया उत्कर्ष। उत्कर्ष का मतलब आप समझ ही रहे हैं, जो आपको ऊपर खींचे, जो आपको ऊपर उठाए, वह उत्कर्ष है। अपकर्ष जो नीचे गिराए। उत्कर्ष शब्द जो है उद उपसर्ग से बना है। कर्ष का मतलब होता है खींचना, जो आपको ऊपर उठाए, जो आपको खींच करके ऊपर उठा दे, वह उत्कर्ष है। उत्कर्ष का विलोम शब्द क्या हो गया? अपकर्ष है। अब यहां पर इसका विग्रह कैसे करोगे? उत्कर्ष या अपकर्ष, उत्कर्ष अथवा अपकर्ष। इसी तरह से घट के साथ में क्या जोड़ देते हैं हम? घट के साथ में क्या जोड़ते हैं? बोलो, बड जोड़ देते हैं। आगे के साथ में क्या जोड़ते हैं? ये सब विलोम शब्द ही हैं। आज का भी विलोम शब्द कल है, आज या कल। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं आज और कल इस तरह से, हालांकि जब विवक्षा होगी तो मैं कह सकता हूं आज और कल दोनों टाइम आ रहा हूं, दोनों समय आ रहा हूं, लेकिन आज या कल, इस प्रकार से जितने भी विलोम शब्द होंगे, मैं उम्मीद करता हूं मित्रों आप वैकल्पिक द्वंद्व में कभी भी जीवन में आपको संशय नहीं होगा, ऐसा मेरा मानना है। आप समझ रहे होंगे। हम आगे चलते हैं। द्वंद्व समास का तीसरा भेद। द्वंद्व समास का जो तीसरा भेद है, मैंने आपसे बात करी थी कि इसका नाम क्या है? समाहार द्वंद्व है। यहां पे देखिएगा, समाहार द्वंद्व है। समाहार का मतलब क्या है ये याद रखिएगा। समाहार का मतलब है समूह। समूह, इसका मतलब क्या है कि जब पहले पद के साथ में, ध्यान से नोट कीजिएगा, जब पूर्व पद के साथ में, जब पूर्व पद के साथ में उत्तर पद के साथ में कोई उत्तर पद ऐसा जोड़ा जाए जिससे उसी प्रकार की कुछ अन्य वस्तुओं का समूह सूचित हो। पहले पद के साथ में कोई आप ऐसा पद जोड़ दो, दूसरा पद ऐसा जोड़ दो जिससे उस दूसरे पद के से जुड़ने से वह जो पहला पद था उस पहले पद के साथ में उसी प्रकार की कोई अन्य वस्तु का समूह सूचित हो जाए, तो वहां पर जो है समाहार द्वंद्व होता है। मैंने आपको यह कहा था कि समाहार द्वंद्व में जब आप विग्रह करोगे, समाहार द्वंद्व के विग्रह में क्या लगाते हैं बोलिएगा? दो पद जोड़ते हैं, आदि और इत्यादि। आदि जो है सजीव के साथ है, इत्यादि जो है वो निर्जीव के साथ है। लेकिन यह व्याकरण भी बहुत ज्यादा देर नहीं चलती है, क्योंकि भाषा में ये कहीं ना कहीं चीजें फेल हो जाती हैं। हमारी विवक्षा है तो हम इत्यादि आदि इस तरह से कह सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। अब यहां पर देखिएगा, बहुत सारे लोग, मेरी एक आक्षेप है, आप लोग जितने भी लोग सुन रहे हैं, मेरी बात सुनकर के उसका अंधानुकरण नहीं करें। आप चिंतन कीजिएगा जो मैं कह रहा हूं वह कितना सत्य है। मित्रों, बहुत सारे लोग यह कहते हैं कि समाहार द्वंद्व में एक पद सार्थक होता है, दूसरा पद निरर्थक होता है। मुझे आज तक यह समझ नहीं आया कि निरर्थक कहने वाले किस दृष्टि से उस पद को निरर्थक कहते हैं। देखिएगा, क्यों निरर्थक है, कैसे निरर्थक है, मुझे यह समझ में नहीं आता। अब इसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन देखिएगा, जैसे एक शब्द लेता हूं मैं चाय और दूसरा शब्द लेता हूं वाय, तो यहां पर तर्क यह दिया जाता है कि चाय शब्द सार्थक है लेकिन वाय शब्द निरर्थक है। मित्रों, वह प्रत्येक शब्द निरर्थक नहीं हो सकता जो शब्दकोश में नहीं मिलता हो। अब देखिएगा, आपसे कोई अपना पुराना मित्र आपसे मिलता है और जब आपने उसको एकदम देखा तो आप उसको कहते हैं, अरे मित्र आप कहां थे, आइए घर पे चलिएगा,
चाय पीजिएगा। मेरी बात पे ध्यान दीजिएगा। अब जब आप चाय की बात करते हैं तब बड़ा हल्कापन लगता है कि क्या केवल घर में चाय ही है क्या, और कोई चीज नहीं है क्या? तो चाय, जब चाय पी के आते हैं तो इसका मतलब चाय ही पीना है। चाय वाय पी के आते हैं, इसका मतलब क्या है? चाय के साथ में जो अन्य भोज्य सामग्री हैं, जो बिस्किट है, जो नमकीन है, जो काजू हैं, या और जो भी बादाम है, ये जो भी चीज जो हम खा सकते हैं, जो खिला सकते हैं अपनी श्रद्धा के अनुसार, वह वाय शब्द में सम्मिलित है। देखिए भाषा का ये कौशल है अपने आप में। मित्रों ये ध्यान रखिएगा, आप वाय शब्द क्योंकि केवल चाय बोलोगे बड़ा अजीब सा लगता है कि चाय पिलाना है क्या। अब देखिएगा, आप जो है किसी व्यक्ति को कहते हो चलो रोटी खा लो, अब कितनी अच्छी बात है। अब यहां पर रोटी के साथ में हम वोटी जोड़ देते हैं, तो रोटी वोटी ये शब्द प्रचलन में है। तो रोटी वोटी का विग्रह, वोटी का मतलब क्या हुआ? रोटी के साथ में भाई आप साग सब्जी भी तो देंगे, आप मिठाई भी देंगे, वह सारी वस्तुएं, उसी प्रकार का कोई अन्य वस्तुओं का समूह सूचित हो रहा है। नोट कीजिएगा, इसका मतलब यह निरर्थक नहीं हो सकता। रोटी खा लो, बड़ा देखिएगा भाषा का ये कौशल नहीं है, ये हमारा जो है कहने का तरीका भी नहीं होना चाहिएगा। रोटी वोटी, तो रोटी वोटी का विग्रह क्या करोगे? जैसे चाय वाय का विग्रह क्या करोगे? चाय इत्यादि वाय नहीं करना है, चाय वाय इत्यादि, इत्यादि माने इस प्रकार की और भी चीजें, रोटी वोटी इत्यादि। मित्रों बहुत बार देखिए हमारे जो है यहां राजस्थान में एक जो है शब्द प्रचलन चलता है, एक देश विशेष में, एक देश अंचल विशेष में, यहां पर कहते हैं रोटी सोटी खा लो। अब देखिएगा, अब इसका ये हास्यात्मक की बात है, हास्य तक रखिएगा, रोटी सोटी खा लो। अब यहां पर देखिएगा, रोटी तो खाना ठीक है, लेकिन सोटा समझते हो, यू नो सोटा मानी रोटी भी खा और फिर सोटी भी खा, कैसी बात हो गई। खैर, तो यहां पर हालांकि ये बोलन प्रचलन में है, यहां देश विशेष में, एक क्षेत्र विशेष में रोटी सोटी खा लो, आइए रोटी सोटी खाते हैं, इस प्रकार से प्रचलन में है। इसी प्रकार से एक शब्द है स्नान वनान। अब केवल स्नान का मतलब आप समझते हैं, लेकिन वनान का मतलब आप दुनिया के सामने बाहर आ जाएं, उस स्थिति में आना है, तो यह स्नान वनान, तो शब्द निरर्थक नहीं है वह, यह ध्यान रखिएगा। स्नान वनान, रोटी वोटी, है ना। इसी तरह से पानी वानी शब्द चलता है, पानी वानी पी लो, केवल पानी पी लो तो पानी पीना है, ध्यान रखिएगा, लेकिन वानी का मतलब और भी संभावना है, ध्यान रखिएगा कि पानी के साथ में कुछ और मिलने वाला है, पानी वानी पी लेते हैं। इसी तरह से एक शब्द है आमने और दूसरा एक शब्द है सामने। अब आमने भी वही है और सामने भी वही है, तो विग्रह कैसे करोगे? आमने सामने इत्यादि। इसी तरह से जो कूड़ा है वही करकट है या कचरा है, कूड़ा करकट, है ना, तो कूड़ा करकट इत्यादि हो जाएगा। इसी तरह से देखिएगा बहुत सारे शब्द इस तरह से बनते हैं। भूत के साथ में हम प्रेत जोड़ देते हैं। अब यहां पर केवल भूत कहोगे तो शायद भूत ही समझ में आता है, लेकिन चूंकि हमारी इस उदार संस्कृति में न जाने कितने प्रकार के भूत है, एक भूत होता है, एक भूतनी होता है, एक डाकी होता है, एक राक्षस होता है, एक जिन्न होता है, तो जितने भी छोटे मोटे भूते भूतनियां जितनी भी हैं वह इस भूत प्रेत में समाहित है। अब इस प्रेत को आप कैसे निरर्थक कह रहे हो? भूत का मतलब अलग है, प्रेत का मतलब अलग है। भूत प्रेत इत्यादि विग्रह हमें ऐसे करना है। इसी प्रकार मैंने कहा कि हमारा जो गांव है वो सेठ साहूकारों का गांव है, तो विग्रह कैसे करोगे? सेठ साहूकार इत्यादि, इस प्रकार से हमें विग्रह करना है। इसी प्रकार से मैंने कहा हम जब एक दूसरे से मिलते हैं तब ये हमारी संस्कृति का ध्येय वाकई एक तरह से, भाई क्या चल रहा है, क्या बोलेंगे जी, दाल रोटी चल रही है। अब इसका अभिधेयार्थी लेवे, हम अभिधा वाला अर्थ ले, तब तो ऐसे लगता है कि दाल और रोटी के अलावा कुछ खाता ही नहीं है क्या। लेकिन दाल रोटी का मतलब क्या है? दाल रोटी मानी जिस तरह से दाल के साथ रोटी खाई जाती है, उसी प्रकार और भी अन्य प्रकार की जो चीजें हैं वह दाल रोटी हैं। इसी तरह से एक बहुत महत्वपूर्ण वाक्य है, भय निद्रा आहार मैथुन। भय निद्रा आहार मैथुन, मानी कि भय निद्रा आहार मैथुन इत्यादि। भय निद्रा आहार मैथुन ये जो है बड़ा लोकप्रिय शब्द है। भय निद्रा आहार मैथुन में ही संलग्न रहने वाले मनुष्य पशु के समान ही हैं। इसी प्रकार अपन देखते हैं कि जैसे भय निद्रा आहार मैथुन था, इसी प्रकार जब हम आपस में मिलते हैं तब आपने बहुत बार देखा होगा, ये हमारा एक तरह से
राष्ट्रीय संकेत है। जब आप मिलते हैं तो क्या पूछते हैं, आप कैसे हैं, कि मैं ठीक हूं। साथ में फिर ये भी पूछ लेते हैं कि बाल बच्चे कैसे हैं। मित्रों, यदि इस शब्द का, जैसा कि मैंने कहा कि किसी भी शब्द के 3 शक्तियां होती है, अभिधा, व्यंजना और लक्षणा। यदि हम इस शब्द का अभिधेयार्थ लेवें तब तो इसका मतलब यह है कि बाल कैसे हैं और बच्चे कैसे हैं। हालांकि बालक को भी मतलब है, और बालक और बच्चे जो हैं पर्याय हैं, लेकिन यहां पर बाल बच्चों से मतलब क्या है। यदि हम इसका दूसरा पक्ष देखें तो ये आप सोचिएगा कि बच्चे तो ठीक है, लेकिन बाल से क्या मतलब, बाल कैसे हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है कि बाल बच्चे का विग्रह कैसे होगा, बाल बच्चे इत्यादि, बाल बच्चे आदि। जैसा कि मैंने कहा था कि जहां पर सजीव चीज आएगी वहां पर आदि का प्रयोग करना चाहिए, बाल बच्चे आदि। अब बाल बच्चों के साथ उस प्रकार की और भी जो चीजें जो आपके घर में, जो परिवार में जो अन्य सदस्य हैं, उससे यहां पर तात्पर्य, जो छोटे हैं उनसे यहां पर तात्पर्य है। इसी प्रकार से एक शब्द है दिया, बत्ती। तो दिया भी वही है और बत्ती भी वही है। इसका विग्रह क्या होगा, दिया, बत्ती इत्यादि। यहां पर और देखिएगा, जैसे हमने कहा भला चंगा, तो भला चंगे का विग्रह क्या होगा, समाहार द्वंद में यह आएगा, भला चंगा इत्यादि। तो मित्रों, इस प्रकार से द्वंद समास के 3 भेद हमने पढ़े। देखिएगा, आज की जो कक्षा थी, इस कक्षा में मैं एक बार के लिए आप रिवीजन कर लीजिएगा। यहां से देखिएगा, हमने शुरू किया था, समास जो है वो सम और आज से मिलकर बना है। अर्थ है सम्यक रूप से बिठाना, एक पद को दूसरे पद के बाद सम्यक रूप से बिठाना। संक्षेप इसका अर्थ होता है, संक्षिप्त करने के बाद में जो पीछे पद बचते हैं उनके मध्य में संधि हो सकती तो करना चाहिए। यह परिभाषा बहुत महत्वपूर्ण थी। अनेक पदानाम एक पदी भवनम समास, अनेक पदों का एक पद बन जाना समास है। अनेक पदों का मतलब क्या है, विग्रह वाक्य। जो विग्रह वाक्य हैं उसमें अनेक पद होते हैं, और एक पद का मतलब क्या है कि समस्त पद या सामासिक पद। ये समस्त पद और सामासिक पद है, उसमें हमने आपको ये समझाया था कि इसमें प्रथम पद और द्वितीय पद, सैद्धांतिक दृष्टि से समास के क्षेत्र में इसको हम पूर्व पद और उत्तर पद के नाम से भी जानते हैं। तो यहां पर इसी तरह से देखिएगा, आपको यह समझाया था कि समास में पूर्व पद और उत्तर पद ये 2 होते हैं, लेकिन ऐसे कौन से स्थल है जहां पर 2 से अधिक पद भी हो सकते हैं। तो यहां पर मैंने ये कुछ उदाहरण आपको दिए थे, तन मन धन, पत्र पुष्प फल, मन बुद्धि चित्त अहंकार, सुत वित्त नारी भवन परिवारा। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। समास की उपादेयता की हमने बात करी थी कि समास यदि हमारी भाषा में नहीं होते तो हमारी भाषा कैसे होती। हम यूं ही कह के आते कि आज मैं दही में डूबा हुआ है जो बड़ा, उसे खा करके आया हूं। इसी प्रकार से उसके बाद में हमने समास की उत्पत्ति की बात करी थी। इस श्लोक के माध्यम से राजा भोज का कथानक जो मैंने आपको बताया था, याद कीजिएगा, स्मरण कीजिएगा। और यहां से हमने शुरू किया, द्वंद्वो अस्मि द्विगुरोपि च मत्गे नित्यम अव्ययीभाव तत्पुरुष कर्मधार्य येना हम श्याम बहुब्री। द्वंद्व समास में पहले हमने आपको कहा था कि पति और पत्नी, द्वंद्व का मतलब जोड़ा होता है। उस विप्र ने यही कहा था कि मैं पति और पत्नी हम 2 हैं। तो इस तरह से इसमें पूर्व पद और उत्तर पद जब सहचर के रूप में चले तब ये समास होता है। और उसके बाद में देखिएगा, द्वंद्व समास जो है उसके विग्रह में कौन कौन सी चीजें आएगी, तो एक बार आप रिवाइज कर लें वापस। और आ सकता है दोनों पदों के बीच, तथा आ सकता है, या और अथवा आ सकता है, आदि और इत्यादि आ सकता है। ये कहां कहां पर आएगा, यहां मैं आपको बता चुका हूं कि द्वंद्व समास में पहला भेद इतरेतर द्वंद्व था, 2 संज्ञाओं का जहां पर मिलन हो रहा है। इसके अलावा बहुत महत्वपूर्ण बात थी, दोनों पद यदि संख्यावाची आ रहे हैं तो वहां पर भी हमें इतरेतर द्वंद्व करना चाहिए। इसका अपवाद क्या था, 1 से 10 तक की संख्याओं में चूंकि एक ही पद होता है, यहां पर कोई समास नहीं होगा। जिस संख्या के अंत में 0 आ जाए वहां भी कोई समास नहीं होता, जिसके अंत में 9 आ जाए वहां भी कोई समास नहीं होता। बाकी संख्याओं का विग्रह छोटी संख्याओं को पहले रखना था, बड़ी संख्याओं को बाद में रखना था। यह बात हमने करी। उसके बाद में देखिएगा, हमने ये देखा कि वैकल्पिक द्वंद्व जहां पर विलोम शब्द आ जाएंगे, और विलोम शब्दों के मध्य क्या लगाते हैं अपन, दोनों पदों के बीच में या और अथवा लगाते हैं। ये उदाहरण मैंने आपको समझाए थे। उसके बाद में समाहार द्वंद्व की हमने बात करी, और समाहार द्वंद्व का मतलब क्या है,
पूर्व पद के साथ में कोई उत्तर पद ऐसा जोड़ दिया जाए जिससे उसी प्रकार की कुछ अन्य प्रकार की वस्तुएं, उसी प्रकार की कुछ अन्य वस्तुओं का समूह सूचित होता हो, वहां पर हम समाहार द्वंद्व कहते हैं। और इसके आगे की जो कक्षा होगी इसके अंदर हम बात करेंगे द्विगु समास की। नमस्ते। Click on the subscribe button to subscribe to our channel. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.